कोको एक जादुई और अद्भुत जीवों की दुनिया में रहती है, जहां जादू का उपयोग केवल जादूगर ही कर सकते थे, या ऐसा वे चाहते थे कि सभी सोचें। जादू से भरी दुनिया में एक युवा लड़की कोको अपनी माँ के साथ रहती थी, जो एक कपड़े की व्यापारी थी। जन्म से ही वह दुनिया में जादू से मोहित थी और मानती थी कि जादूगर दुनिया के सबसे कूल लोग हैं। वह हमेशा चाहती थी कि वह खुद जादू कर सके, लेकिन उसे पता था कि वह कुछ असंभव के बारे में सपना देख रही है, क्योंकि उसकी माँ ने उसे कई बार बताया था कि जादूगर पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। वह एक मेहनती लड़की थी जो सभी कपड़ों को पास के तालाब में हाथ से धोने ले जाती थी और सुनिश्चित करती थी कि वे ग्राहक के लिए परफेक्ट हों। यहाँ तक कि तालाब को एक जादूगर ने आशीर्वाद दिया था, क्योंकि चाहे जो हो, तालाब जादू से खुद को साफ कर लेता था, ताकि इंसान इसका उपयोग कपड़े धोने और स्नान करने के लिए कर सके, बिना पानी को गंदा किए, जो इस क्षेत्र में रहने वाले जानवरों के लिए जीवन का स्रोत था। कोको सभी कपड़े धोने के बाद अपने घर लौटती है और उन्हें सुखाने के लिए छत पर चढ़ जाती है, जबकि वह एक जादूगर होने का नाटक करती है जो चीजों को उड़ाना जानती है। अचानक उसे अपने ऊपर एक उड़ता हुआ घोड़ा गाड़ी नजर आता है। वह हवा में जादू देखकर खुश होती है, लेकिन उसकी आश्चर्य और खुशी के लिए गाड़ी उसके घर के पास उतरने लगती है। वह तुरंत उत्साहित हो जाती है और अपनी माँ को बताने के लिए सीढ़ियों से नीचे दौड़ती है। लेकिन जब वह दरवाजा खोलती है तो वह एक सफेद बालों वाले आदमी से टकरा जाती है, जो छूट पर गोजो साटोरू की तरह व्यवहार करने की कोशिश कर रहा है। वह तुरंत उससे माफी मांगती है और वह उसे मुस्कुराते हुए बताता है कि यह उसकी गलती थी, क्योंकि वह गलत जगह पर खड़ा था, इससे पहले कि वह कुछ जवाब दे सके। वह सुनती है कि कुछ महिलाएं दुकान में बिक्री के लिए कपड़ों पर चर्चा कर रही हैं और कह रही हैं कि वे विश्वास नहीं कर सकती कि उन्हें इतनी अद्भुत कपड़े मिल रहे हैं। खुदाई के बीच में उसका दिल खुशी से भर जाता है, क्योंकि वह सोचती है कि क्या ये वही लोग हैं जो उड़ती गाड़ी में आए थे। लेकिन गोजो उसे बताता है कि वह वास्तव में उनके साथ नहीं है, क्योंकि माँ उसे बताती है कि वह वहाँ खड़ी ना रहे और ग्राहकों के साथ उसकी मदद करे। वह फिर गोजो की ओर मुड़ती है और पूछती है कि वह क्या चाहता है। गोजो जवाब देता है कि वह एक विशेष धुएं के रंग के कपड़े की तलाश में है, लेकिन उन्हें बताता है कि अगर वे अभी व्यस्त हैं तो वह फिर से आ सकता है। कोको बीच में ही कहती है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह उसकी मदद कर सकती है। गोजो थोड़ा हैरान है, क्योंकि कोको काफी युवा लगती है, लेकिन उसकी माँ उसे बताती है कि उसे इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह अच्छे हाथों में। कोको तुरंत अपनी माँ की ओर मुड़ती है और पूछती है कि क्या वह बाहर जा सकती है और उड़ती गाड़ी को एक बार देख सकती है जब वह काम खत्म कर लेगी। और उसकी माँ उसे तुरंत याद दिलाती है कि उसे अपने ग्राहकों की संपत्ति के साथ छेड़छाड़ करने की अनुमति नहीं है, लेकिन वह वादा करती है कि वह केवल दूर से देखेगी और यहाँ तक कि पास भी नहीं जाएगी। उसकी माँ अंततः सहमत हो जाती है और कोको खुशी खुशी गोजो के पास लौटती है और उसके माप लेती है, इससे पहले कि वह पीछे के कमरे में जाए। वह जल्दी से उस रंग के कपड़े को ढूंढ लेती है जिसकी जरूरत थी और उसे कार्य डेस्क पर रखती है, इससे पहले कि वह अपने उपकरण निकालती है और कपड़े की लंबाई मापना शुरू करती है। फिर वह एक लकड़ी की पेंसिल निकालती है जो चारकोल में डूबी हुई है और अंत बिंदु को चिन्हित करती है, इससे पहले कि वह अपनी सांस को शांत करती है और एक बार में चारकोल से एक सीधी रेखा बनाती है। यह पूरा होने के बाद वह कैंची निकालती है और उनका उपयोग करके कपड़े को एक बार में बिल्कुल सीधा काटती है, बिना एक भी बीच छोड़े। वह अपने काम में इतनी मग्न थी कि उसे यह भी नहीं पता चला कि गोजो वहाँ खड़ा था, उसे देख रहा था, क्योंकि वह कपड़ा उठाता है और दावा करता है कि वह उसकी अविश्वसनीय ध्यान और स्थिर हाथों से हैरान और प्रभावित है। उसकी हरकतों में कोई हिचकिचाहट नहीं थी और उसका फिनिशिंग सटीक और परफेक्ट था। वह दावा करता है कि उसे नहीं पता था कि इस तरह के एक गांव में इतनी कुशल कारीगर हो सकती है, और उसकी कारीगर को जादू कहता है। वह सोचती है कि क्या गोजो उसे एप्स्टीन के द्वीप पर वापस ले जाने की कोशिश कर रहा है, और उसे बताती है कि उसका काम कोई जादू नहीं है और यह बस दोहराव वाला काम है, जबकि जादू कुछ शुद्ध है और चमकदार, अविश्वसनीय रूप से सुंदर, कुछ इतना कीमती है कि उसे नहीं लगता कि इसे परिभाषित करने के लिए कोई शब्द है। गोजो इस लड़की के जादू के प्रति कच्चे जुनून को महसूस करता है और पूछता है कि वह जादू से इतनी मोहब्बत क्यों करती है, और कोको जवाब देती है कि जब वह सिर्फ एक छोटी लड़की थी, उसकी माँ ने उसे पास के शहर में एक त्योहार पर ले जाया। वहाँ सब कुछ सुंदर था और एक तितली का पीछा करते हुए वह एक गली में एक नकाबपोश जादूगर से मिली। जादूगर ने उससे पूछा कि क्या वह जादू में रुचि रखती है, लेकिन तब उसे वास्तव में नहीं पता था कि यह क्या था, इसलिए जादूगर ने उसे दिखाया कि जादू से क्या क्या हासिल किया जा सकता है। वह प्रदर्शन की सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गई और तुरंत जादू की किताब और जादू की छड़ी खरीदने के लिए सहमत हो गई। जब वह अपनी माँ के पास वापस आई तो उसने उसे किताब दिखाई और उसकी माँ ने आश्चर्य जताया कि वह ऐसी बेकार चीजों पर अपना पैसा क्यों खर्च करेगी। हालांकि कोको अपनी खरीदारी से खुश थी और अभी भी जादू से प्रभावित थी जो उसने जादूगर से देखी थी। उसने अपनी माँ से कहा कि जब वह बड़ी होगी तो वह एक जादूगर बनेगी और अपनी जादू से दुनिया को एक अधिक जीवंत स्थान बनाएगी। हालांकि उसकी माँ जवाब देती है कि जो वह सपना देख रही है वह संभव नहीं है, क्योंकि आप बस जादूगर बनने और जादू करने का निर्णय नहीं ले सकते। यह एक शक्ति है जिसके साथ आप पैदा होते हैं, और दुर्भाग्यवश यह कुछ ऐसा नहीं है जो साधारण लोग जैसे वे रख सकते हैं। उस दिन से यह उसका सपना रहा है कि वह जादू का उपयोग कर सके, और चाहे वह कितनी भी जानती हो कि जो वह चाहती है वह असंभव है, वह उस सपने को छोड़ने में असमर्थ। गोजो रुचि रखते हुए प्रतीत हो रहा था और बोलने ही वाला था जब अचानक उन्होंने बाहर से कुछ आवाजें सुनी और कोको तुरंत बाहर दौड़ती है, यह देखने के लिए कि हंगामा क्या था। यह पता चलता है कि गाड़ी पलट गई और गिर गई, जबकि चालक अभी भी अपने घोड़ों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था।
कोको वहाँ दो दोस्तों को पाती है और वे बताते हैं कि वे करीब से देखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनमें से एक गाड़ी से टकरा गया जिससे घोड़े डर गए और गाड़ी पलट गई। गाड़ी जिस महिलाओं की थी वे गुस्से में थीं, यह दावा करते हुए कि यह उनके पिता की गाड़ी है। कोको की माँ तुरंत लड़कों की ओर से उनसे माफी मांगती है, लेकिन महिलाएं कहती हैं कि उनकी माफी वास्तव में उनकी गाड़ी को ठीक नहीं कर सकती और बिना गाड़ी के वे वास्तव में घर नहीं जा सकते। भाग्य से गोजो वहाँ थे और महिलाओं से शांत रहने को कहा ताकि वह गाड़ी को देख सके। महिलाएं उन्हें बताती हैं कि यह कोई साधारण गाड़ी नहीं है जिसे एक मैकेनिक ठीक कर सके। यह एक जादुई गाड़ी है जिसे उनके पिता ने उनके जन्मदिन पर खरीदी। तभी गोजो अपनी जेब से एक नुकीली टोपी निकालते हैं और तुरंत महिलाओं की आवाजें नरम गुनगुनाहट में बदल जाती हैं, क्योंकि वे समझ जाती हैं कि गोजो कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि एक जादूगर है। महिलाएं उनसे गाड़ी को देखने की भीख मांगती हैं और गोजो तुरंत समझ जाते हैं कि एक साधारण जादू टूट गया है और इसे आसान समस्या यह है कि उन्हें जादू का अभ्यास करने के लिए कुछ निजी स्थान की आवश्यकता होगी और बिना एक पल सोचे कोको उन्हें कार्यशाला का उपयोग करने के लिए कहती है, यह उम्मीद करते हुए कि शायद वह उनके साथ जा सकेगी। और अंततः हालांकि उसके लिए दुर्भाग्य से उसकी योजनाएं तब टूट जाती हैं जब गोजो उसे बताते हैं कि उसे कार्यशाला के बाहर पहरा देने के लिए खड़ा होना है, क्योंकि किसी को अंदर आने की अनुमति नहीं है। वह सोचती है कि जादू हमेशा उनके चारों ओर होता है, लेकिन कोई भी जादूगर को जादू करते हुए नहीं देखता, क्योंकि जादूगर इसे एक उचित रहस्य के रूप में रखते हैं जिसे साधारण मनुष्यों द्वारा नहीं जाना जा सकता। जब वह केबिन के बाहर सोच रही थी तो उसे फिर से लड़कों की आवाजें सुनाई देती हैं जो छत पर चढ़ते हैं यह देखने की उम्मीद में कि अंदर क्या हो रहा है, लेकिन उन्हें रोकने के बजाय कोको अंततः उनके साथ शामिल हो जाती है, केवल यह जानने के लिए कि जादूगर ने पहले ही सभी खिड़कियां बंद कर दी हैं ताकि कोई भी अंदर देख ना सके। लड़के बोर हो जाते हैं और नीचे उतर जाते हैं, लेकिन कोको के पास वह ऊपरी मंजिल में पहुंचने में सफल होती है और अपनी जादू की किताब उठाती है जो उसने जब वह छोटी थी तब खरीदी थी और महसूस करती है कि वह वास्तव में अंदर देख सकती है। शुरुआत में वह निर्देशों का पालन करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे हरा देती है और वह झांकती है केवल यह जानने के लिए कि गोजो कोई जादू नहीं कर रहे थे। At first she tried to follow the instructions, but her curiosity gets the better of her, and she picks in only to be shocked to see that Gojo wasn't chanting any spell. जादू वास्तव में वह अपनी कलम से गाड़ी के पहिए पर कुछ खींच रहा था। तभी उसे एहसास होता है कि जादूगर जादू नहीं करते, वे उसे अस्तित्व में लाते हैं। जब गोजो का काम खत्म हुआ तो वह बाहर जाकर कोको को बुलाने लगा, जिससे कोको को भागना पड़ा। जब गोजो ने कोको को बुलाने के लिए दरवाजा खोला तो उसने उसे गंदा और पांटिंग पाया। शुक्र है कि गाड़ी सही से काम कर रही थी और महिलाएं चली गईं। जब शाम हुई वे सभी ग्राहकों के साथ खत्म हो गए थे और उसकी माँ ने उसकी ओर मुड़कर कहा कि वह थोड़ी डरी हुई थी कि वह उस जादूगर के साथ जाना चाहती है और तब से अपने पिता को बीमारी से खोने के बाद कोको है। यह इस दुनिया में उसकी एकमात्र चीज है जिसे वह खोने का सहन नहीं कर सकती। कोको जवाब देती है कि वह कभी उसे नहीं छोड़ेगी और उसे मजबूती से गले लगाती है। फिर घर लौटकर गर्म रात का खाना खाने जाती है। उसके बाद वे जल्दी से अपने रात के कपड़े बदलते हैं और कोको अपने कमरे में जाने के लिए सीढ़ियों पर चढ़ती है। अंदर आते ही वह जल्दी से जादू की किताब और उसकी कलम निकालती है और समझती है कि कलम वास्तव में सिर्फ एक कलम है और चित्र पुस्तक वास्तव में जादुई प्रतीकों को बनाने के लिए एक गाइड है। वह जल्दी से अपने टेबल पर बैठ जाती है और पृष्ठ पर डिजाइन को एक खुरदरे पेपर पर खींचने लगती है। थोड़ी देर बाद वह डिजाइन को मोटे तौर पर बना लेती है, लेकिन उसे यह नहीं पता चलता कि वृत्त अभी तक पूरा नहीं हुआ। जब उसने सोचा कि यह एक लंबी कोशिश है तभी उसकी कलम से थोड़ी स्याही गिरती है और वृत्त को, हालांकि यह शुरुआत थी, क्योंकि वह तुरंत किताब से विभिन्न प्रकार के जादुई प्रतीकों को आजमाने लगती है और यहाँ तक कि अपने कागज पर आग भी लगाती है। कई प्रयासों के बाद वह इसे समझने लगती है और यह समझती है कि जितना बड़ा चित्र होगा उतना ही शक्तिशाली जादू होगा और साफ चित्र जादू पैदा करते हैं जो बहुत लंबे समय तक चलते हैं, लेकिन बड़ा खींचना और साफ करना काफी कठिन है। वह चित्रों को ट्रेस करने की योजना बनाती है क्योंकि यह इसे कॉपी करने की तुलना में करना बहुत आसान है, इसलिए वह एक नया पृष्ठ पलटती है और नए पैटर्न को ट्रेस करना शुरू करती है। अचानक उसकी जानकारी के बिना उसके पीछे अंधेरा फैलने लगता है और जैसे ही वह अपना जादू पूरा करती है कोई उसे पीछे से पकड़ लेता है और खिड़की से कूद जाता है। यह गोजो निकलता है जो डरावना दिखता है और पूछता है कि उसने कौन सा जादू किया। कोको डरी हुई है और जवाब देती है कि उसे कोई आइडिया नहीं है, जबकि गोजो हवा में उड़ता रहता है। अचानक उसे कोको की माँ की आवाज सुनाई देती है जो हलचल से जाग गई है और देखता है कि पूरा घर एक बर्फीले क्रिस्टल में बदल रहा है। गोजो को डर लगता है कि कोको ने बस निषिद्ध जादू का उपयोग किया है, लेकिन उसके पास अपनी माँ को चेतावनी देने का समय नहीं था जो घर के साथ एक क्रिस्टल। कोको अपना सारा नियंत्रण खो देती है और जादूगर को लात मारने लगती है ताकि वह उसे जाने दे ताकि वह अपनी माँ की मदद कर सके। जब गोजो उसे पकड़ने के लिए संघर्ष करता है क्योंकि वह उसे हवा में नहीं छोड़ सकता, कोको फिर भी खुद को मुक्त करने में सफल हो जाती है और इसके लिए वह मर जाती है। हालांकि कोको बहुत डरी हुई है और उसे कोई परवाह नहीं है।
जैसे ही वह सीधे अपनी माँ की ओर दौड़ती है, वह भी एक क्रिस्टल में बदल। कोको लगातार रोती है, जादू का उपयोग करने के लिए माफी मांगती है क्योंकि उसे नहीं पता था कि क्या होगा। और गोजो उस पर विश्वास करता है। वह कहता है कि ये सब जन मासेस से एक रहस्य रखा गया था ताकि इस तरह की त्रासदियों से बचा जा सके। जादू करने के लिए एक व्यक्ति को केवल एक विशेष स्याही और एक सेट कास्टिंग सील की आवश्यकता होती है। यही जादू करने के लिए आवश्यक है। लेकिन जादूगरों के बीच एक बड़ा नियम है कि कभी भी किसी को यह जानकारी नहीं बतानी चाहिए क्योंकि आपको जानती है सच उसके पास उसकी यादें मिटाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। लेकिन कोको उससे गुहार लगाती है कि वह ऐसा ना करे क्योंकि अगर वह सब कुछ भूल जाती है वह अपनी माँ को कैसे बचाएगी। वह कहती है कि वह सभी चित्रों को दिल से जानती है और जो कुछ भी वह चाहती है वह अपनी माँ को बचाना है। गोजो अचानक समझता है कि जिसने उसे यह किताब बेची वह उन जादूगरों के एक बुरे गिरोह में से एक हो सकता है जो जादूगरों के खिलाफ काम कर रहे हैं और यह समझता है कि इस लड़की की यादें शायद गिरोह के एक सदस्य से जुड़ती हैं। कोको पूछती है कि क्या वे उसकी माँ को बचा सकते हैं यदि वे पता लगा लें कि किसने उसे किताब बेची, और गोजो जवाब देता है कि उस तरीके से उसे बचाने का छोटा सा मौका है। और कोको से गुहार लगाती है कि वह उसकी यादें मिटाने के लिए न कहे क्योंकि वह अपनी माँ को बचाने के लिए कुछ भी करेगी। गोजो पूछता है कि क्या वह हमेशा इस जादू को एक रहस्य बनाए रखेगी और कोको सहमत होती। फिर वह पूछता है कि क्या वह अपनी पूरी कोशिश करेगी और कोको चौंक जाती है। गोजो बताता है कि अगर उसे ज्ञान होने वाला है तो सबसे अच्छा है कि वह जादू को नियंत्रित करना सीखे। इसलिए इस दिन से वह भी एक जादूगर है। उत्साह और डर छोटे कोको के लिए बहुत अधिक था और वह जल्द ही शांति से सो जाती है। जब वह जागती है तो उसे सुबह की किरणों के साथ ठंडा महसूस होता है। सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही हैं। वह चारों ओर देखती है और देखती है कि जो हुआ वह सपना नहीं था क्योंकि गोजो उसके बगल में बैठा है और वे वास्तव में उड़ती हुई गाड़ी में उड़ रहे हैं। गोजो देखता है कि वह जाग गई है और उसे बताता है कि चिंता ना करें क्योंकि वे स्थान के बहुत करीब हैं। उसे एहसास होता है कि गरीब लड़की को वास्तव में ठंड लग रही होगी क्योंकि वह अभी भी अपने बिस्तर के कपड़ों में है, इसलिए वह उसे ढकने के लिए एक केप पेश करता है। जल्द ही एक खुला स्थान नजर आता है और वह बताता है कि उनके सामने जो कुछ है वह उसका व्यक्तिगत कार्यशाला है जहां वह जादू पर शोध करता है और अब से यह वह स्थान है जहां कोको रहेगी और जादू के बारे में अधिक सीखेगी और इसे नियंत्रित करेगी। जल्द ही वे धरती पर उतरते हैं और गोजो घरों की ओर चलना जारी रखता है और कोको को बताता है कि उसे अपने घर के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही वह छोड़ने वाला होता है वह क्षेत्र में कुछ विशेष बीज फैलाता है जो जल्द ही घर के चारों ओर एक सुरक्षात्मक बाधा बनाएगा ताकि कोई भी अजनबी बहुत करीब ना आ सके क्योंकि अब तक उन्हें बिल्कुल नहीं पता कि उसने घर पर जो जादू किया है वह कितना शक्तिशाली है। अचानक कोको अपनी जगह पर रुक जाती है और रोने लगती है। गोजो थोड़ा उलझन में है और उसके पास आता है, पूछता है कि क्या वो घायल है, लेकिन गोजो उसे सांत्वना देता है और उसे बताता है कि चिंता ना करें। वादा करता है कि वे जल्दी यह पता लगाएंगे कि उसकी माँ के साथ क्या हुआ और उसे जादू से सुरक्षित निकालेंगे। लेकिन अभी के लिए उसे अपने आंसू पोंछने की आवश्यकता है क्योंकि यह अब उसका घर होने वाला है जब तक कि वह जादू को ठीक से संभालना नहीं सीख लेती। वह तुरंत जादू का उपयोग करके एक पानी की गेंद बना। जब वह अभी भी खड़ी होकर सोच रही थी कि वह इस पानी का उपयोग कैसे करने वाली है, तभी पीछे से एक आवाज आती है और वह मुड़ती है और अपने उम्र की एक और लड़की को पाती है जिसकी गुलाबी बाल है, जो उसे मुस्कुराते हुए देखती है क्योंकि वह कहती है कि जादू के मामले में उस पानी में उपयोग किया गया जादू काफी सरल है। वह नीचे आती है और उसके हाथ से उपकरण को पकड़ लेती है, ये कहते हुए यह जादू हवा में सभी नमी को केंद्रित करता है और इसे पानी की गेंद में बदल देता है और यदि वे इसका उपयोग तो उन्हें बस इसे थोड़ा झुकाना है और पानी बाहर आ जाएगा। कोको इससे चकित है और उस लड़की का धन्यवाद करती है जिसने उसे उपकरण का उपयोग करना सिखाया। उससे जवाब का इंतजार करने से पहले एक और लड़की नीले बालों के साथ उभरती है जो कोको को बहुत सामान्य तरीके से नमस्ते करती है और फिर अपने रास्ते पर चलती रहती है। कोको देखती है कि नीले बालों वाली लड़की के पास कई कलम और कुछ स्याही है और उसे एहसास होता है कि ये लड़कियां भी जादूगर हो सकती हैं। वह उनसे इसके बारे में पूछती है और गुलाबी बालों वाली लड़की जवाब देती है कि वे अभी प्रशिक्षु हैं और पूछती है कि क्या वह खुद प्रशिक्षु नहीं है। कोको मुस्कुराते हुए जवाब देती है कि शायद गोजो की छात्रा कहना थोड़ा जल्दी है क्योंकि उसे जादू के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं पता। इको एक जादू का एक सिद्धांत है। Coco replies with a smile that it might be a little recording herself a student of Gojo since she knows absolutely nothing about magic। और यह केवल कुछ घंटे पहले की बात है जब उसने अपना पहला जादू बनाया। जैसे ही वह यह बताती है कमरे का माहौल बदल जाता है क्योंकि लड़कियां उसकी ओर डर की आंखों से देखती हैं। गुलाबी लड़की पूछती है कि क्या वह वही है जिसके बारे में वे सुबह से सुन रहे हैं, लेकिन कोको को नहीं पता कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं। गुलाबी बालों वाली लड़की उसे बताती है कि एक आम लड़की ने निषिद्ध जादू का उपयोग किया था, लेकिन उसकी यादें मिटाई नहीं गई और उसे एक छात्रा के रूप में स्वीकार किया गया। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह उनकी अपनी शिक्षक थी जिसने ऐसा किया। लेकिन वे और बात कर पाते इससे पहले गोजो आता है और गुलाबी बालों वाली लड़की को टिया और नीले बालों वाली लड़की को रीच के रूप में परिचित कराता है।
इसके साथ वह उसे एक वस्त्र देता है, यह कहते हुए कि उसके सभी छात्र ये कपड़े पहनते हैं, इसलिए कोको इसे खुशी से ले लेती है। एक बार उचित रूप से कपड़े पहनने के बाद वह वापस आती है और बैठ जाती है, जबकि गोजो कहता है कि वह अब उसे जादू के इतिहास के बारे में बताएगा। वह शुरू करता है कि बहुत समय पहले मानवता में सभी के पास जादू विल्ड करने की शक्ति थी, क्योंकि आपको केवल एक विशेष स्याही और कुछ कागज की आवश्यकता। धरती पर हर एक व्यक्ति जानता था कि जादू का उपयोग कैसे करना है, और इसने असंभव को संभव बना दिया। लेकिन यह मानवों की प्रकृति है कि वे चीजों को नष्ट करते हैं, और जब पूर्ण शक्ति मानवों को दी जाती है तो वे इसे गलत तरीके से उपयोग करने का रास्ता खोज लेते हैं। इस समय के दौरान कई भयानक और खतरनाक जादू बनाए गए, जिससे गंभीर विनाश और मृत्यु हुई। कई युद्ध लड़े गए, लेकिन कोई विजेता नहीं था और केवल हारने वाले थे। उस समय एक समूह ने युद्ध के तरीकों से मुंह मोड़ने का निर्णय लिया और एक जादू बनाने में सफल रहे जो किसी की यादें मिटा सकता था। इसके साथ उन्होंने मानव जाति की यादें हटा दी कि जादू किसी द्वारा विल्ड किया जा सकता है, और केवल पहले जादूगरों के शिष्य को जादू का उपयोग करने की जानकारी दी गई। उसके बाद की दुनिया ने विश्वास किया कि जादू केवल कुछ विशेष व्यक्तियों द्वारा विल्ड किया जा सकता है जो जन्म से जादूगर थे। यदि सच फिर से बाहर आया तो दुनिया फिर से अराजकता और विनाश में गिर जाएगी, ठीक वैसे ही जैसे पुराने समय में हुआ था। यही कारण है कि यह रहस्य इतनी अच्छी तरह से संरक्षित है, और क्यों उसके द्वारा निषिद्ध जादू के उपयोग की कहानी इतनी दूर और इतनी जल्दी फैली है। कोको अपराध बोध के साथ नीचे देखती है और फिर गोजो से पूछती है, निषिद्ध जादू वास्तव में क्या है? दुख भरे चेहरे के साथ गोजो जवाब देता है कि निषिद्ध जादू युद्ध और विनाश के दिनों का जादू है, जिसे जादूगरों के बीच समझौता होने के दिन उपयोग करने के लिए मना किया गया था। सरल शब्दों में, वह जादू जो लोगों को चोट पहुंचाने के लिए उपयोग किया जाता है। कोको तुरंत उसके पास जाती है और उससे निवेदन करती है कि उसे निषिद्ध जादू के बारे में सब कुछ सीखने दे, क्योंकि वह फिर कभी इसका उपयोग नहीं करना चाहती और अपनी माँ के लिए एक इलाज ढूंढना चाहती। गोजो उसे एक तहखाने में ले जाता है और रास्ते में समझाता है कि भले ही निषिद्ध जादू प्रकृति में प्रचुर मात्रा में है, कुछ प्रकार है जिन्हें आसानी से समझा जा सकता है। पहला वह जादू है जो सीधे एक व्यक्ति पर उपयोग किया जाता है। इसमें रूपांतरण, उम्र में परिवर्तन, विचारों में हेरफेर या सीधे किसी व्यक्ति को ठीक करना या नुकसान पहुंचाना शामिल है। इस जादू का केवल एक अपवाद है जो लोगों की यादें मिटाना है, जिसे तब उपयोग किया जा सकता है जब किसी तरह एक आम व्यक्ति उनके रहस्य के बारे में जान जाता है। यही कारण है कि अधिकांश जादू वस्तुओं पर किया जाता है, जैसे गाड़ियां, लैंप या यहाँ तक कि खिड़कियां। फिर वह उसे एक त्रिकोणीय खिड़की दिखाता है जो जब वह घुमाता है तो एक कहीं भी दरवाजा बनाता है, और बाहर का दृश्य जो केवल पहाड़ और घास के मैदान थे एक धुंधले झील में बदल जाता है। गोजो फिर एक विशाल टावर की ओर इशारा करता है, जिसे टावर ऑफ टोम्स कहा जाता है, यह कहते हुए कि जब एक जादुई पुस्तक लिखी जाती है तो एक प्रति तुरंत इसके अंदर बनाई जाती है, ताकि कोई भी ज्ञान कभी न खो सके। कोको तुरंत गोजो से कहती है कि उसे टावर ले जाए, क्योंकि वह अपनी चित्र पुस्तक की प्रति को लगातार खोजेगी। लेकिन गोजो उसे बताता है कि उसे इतना उत्सुक नहीं होना चाहिए, और जल्द ही एक गरज सुनाई देती है जब एक विशाल सांप झील से बाहर आता है और खिड़की के माध्यम से पानी छिड़कता है, जिससे वे गिर जाते हैं। गोजो खिड़की को वापस सामान्य स्थान पर लाने के लिए मोड़ता है और समझाता है कि टावर तक पहुंचने के लिए उन्हें पहले पुस्तकालयाध्यक्ष की परीक्षा से गुजरना होगा। वह समझाता है कि टावर ऑफ टोम्स की रक्षा 4 पुस्तकालयाध्यक्ष करते हैं, और टावर तक पहुंचने के लिए उसे उनकी सभी परीक्षाओं को पास करना होगा, जिसका मतलब है कि उसे कुछ और करने से पहले एक उत्कृष्ट जादूगर बनना होगा। वह महसूस करता है कि वह पहले दिन पर बहुत कठिन हो सकता है, इसलिए वह दृश्य को फिर से सफेद फूलों के मैदान में बदल देता है, यह कहते हुए कि जो जादू निषिद्ध नहीं है वह है जो सभी को खुशी लाता है, इसलिए उन्हें वहां से शुरू करना चाहिए और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। इसके साथ वह उसे उसके कमरे में ले जाता है और कहता है कि वह अपनी सहेली के साथ एक कमरे को साझा करेगी, जिसका नाम अगेट है, जो मेरी राय में एक बहुत जोखिम भरा नाम है। वह कहता है कि वे एक कार्यशाला साझा करेंगे और उनके बेडरूम अभी भी अलग हैं। इसके साथ वह उसे व्यवस्थित होने का समय देता है, जबकि वह कुछ अन्य कामों की देखभाल करने के लिए लौटता है। कोको उत्सुकता से कार्यशाला के चारों ओर देखती है, सोचते हुए कि उसने हमेशा जादूगरों के काम करने के स्थान के बारे में सपना देखा है और अब वह इसे व्यक्तिगत रूप से देख रही है। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ छू सके, एक आवाज ऊपर से बुलाती है और वह ऊपर देखती है कि एक छोटे बालों वाली लड़की ऊपर उड़ती हुई है। कोको रास्ते से हट जाती है और लड़की नीचे उतरती है, यह कहते हुए कि वह अगेट है और अब से उसकी सहेली होगी। कोको उसे गर्मजोशी से नमस्ते करती है, लेकिन अगेट बहुत ठंडी लगती है। वह ठंडे स्वर में पूछती है कि क्या वह वही प्रसिद्ध बाहर है जिसके बारे में वे सभी सुन रहे हैं, और कोको अपने पैरों की ओर दुखी होकर देखती है। अगेट फिर बहुत ठंडे स्वर में कहती है कि उसे इस बात का बुरा लगना चाहिए कि उसकी गलतियों के कारण उसकी माँ फिर कभी मांस और रक्त नहीं बनेगी। कोको तुरंत अपनी रक्षा करने की कोशिश करती है और कहती है कि वह इसे ठीक करने के लिए यहाँ है और वह एक अच्छे जादूगर बनने के लिए एक प्रशिक्षु के रूप में कड़ी मेहनत करेगी। हालांकि अगेट एक लड़ाई शुरू करने के लिए दृढ़ लगती है, क्योंकि वह इस बात से जलती है कि सभी को इतनी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन एक आम व्यक्ति जिसने कभी कुछ नहीं किया, वह निषिद्ध जादू का उपयोग करने के बाद एक प्रशिक्षु बन गया। हालांकि चीजें गर्म होने से पहले टिया और रिच कमरे में प्रवेश करते हैं ताकि दूसरों को रात के खाने के लिए बुला सके।
उस रात वे रोटी और सब्जियों के सूप का एक साधारण भोजन करते हैं और अगले दिन उसकी यात्रा शुरू होती है। गोजो उसके कमरे में आता है ताकि उसे सिखा सके और उसे कुछ उपकरण देता है जो उसे एक प्रशिक्षु के रूप में अपनी यात्रा शुरू करने में मदद करेंगे। वह सबसे पहले उसे जादू के सभी विभिन्न तत्वों के बारे में सिखाता है जो किसी अन्य जादुई दुनिया के समान है। पानी, हवा, आग और प्रकाश। उन्हें एक सील के अंदर एक विशिष्ट प्रतीक के रूप में खींचा जाता है और फिर उनके चारों ओर एक वृत्त खींचा जाता है। जैसे ही वृत्त खींचा जाता है, जादू सक्रिय हो जाता है। सभी नई जानकारी के कारण कोको के मस्तिष्क में ओवरलोड हो रहा है। गोजो उसे बताता है कि उसे आराम से लेना चाहिए और जो कुछ उसने सीखा है उसका उपयोग करने की कोशिश करनी चाहिए। कोको उत्सुकता से अपने डेस्क पर बैठ जाती है और कागज पर कुछ प्रतीकों को स्क्रिबल करना शुरू करती है, लेकिन जल्द ही इसे सब कुछ मरोड़ देती है, लेकिन इससे पहले कि गोजो इसे खींच ले। जब वह उसे बताती है कि इसे मत देखो क्योंकि यह बदसूरत दिखता है, गोजो इसे देखता है और कहता है कि पहले कुछ प्रतीकों का विकृत दिखना सामान्य है क्योंकि उसने अभी सीखना शुरू किया है और उसे इसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वह यह भी नोट करता है कि सील का वृत्त अभी तक जुड़ा नहीं है। यही कारण है कि उसका जादू कभी सक्रिय नहीं हुआ। हालांकि जब वह वृत्त पूरा करती है तो उसके जादू की दिशा गलत निकलती है और पानी की एक धारा सीधे अगेट पर गिरती है जो भी अध्ययन कर रही थी। उसका पूरा कागज बर्बाद हो जाता है जिससे कोको डर जाती है जो तुरंत माफी मांगने लगती है। अगेट शांति से उसके पास आती है और बताती है कि क्योंकि उसकी एक रेखा दूसरी से लंबी है इसलिए पानी एक निश्चित दिशा में बह गया। गोजो उसकी विवरण पर ध्यान देने के लिए खुश है और बताता है कि वह ग्रेट हाउस जा रहा है कुछ दिनों के लिए जादूगर। तब तक वह अगेट को कहता है कि कोको को जादू के बारे में जितना हो सके सिखाने में मदद करे। गोजो के जाने के क्षण में अगेट कोको की ओर मुड़ती है और उसे बताती है कि आरामदायक छोटे पाठ खत्म हो गए हैं और अब वह अपनी असली परीक्षा लेगी और उसे सिखाएगी। कोको थोड़ी चौंकी लेकिन कुछ नहीं कहने का फैसला करती है और अगले सुबह अगेट कोको को जादुई खिड़की के पास ले जाती है और उसे कहती है कि अपनी पहली परीक्षा देने के लिए तैयार हो जाए। कोको बेहद नर्वस है क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं किया है और वह चाहती है कि गोजो वापस आए इससे पहले कि वे कुछ करें। लेकिन अगेट उसे बताती है कि उसने यह परीक्षा तब पास की थी जब वह सिर्फ 7 साल की थी, इसलिए यह एक अनिवार्य प्रक्रिया है जिसे हर किसी को पार करना होता है यदि वे एक प्रशिक्षु बनना चाहते हैं। वह बताती है कि पहली परीक्षा का मतलब है ताज की सहमति, जिसमें उसे केवल 3 उपकरण अपने जादुई घटकों के साथ ले जाने की अनुमति है। फिर उसे क्षेत्र के माध्यम से यात्रा करनी होगी और अपनी शक्ति से डेटा रेंज की शिखर तक पहुंचना होगा जहां उसे वहां पाए जाने वाले डायडेम जड़ी बूटी को खोजना और चुनना होगा। अगेट उसे एक मार्गदर्शक गोला देती है जो उसे सही दिशा में इंगित करेगा और उसे पानी ले जाने के लिए कोको सिर हिलाती है और सब कुछ अपने बैग में रखती है, जबकि अगेट जादुई खिड़की को उस स्थान पर मुड़ती है जहां कोको को अपनी यात्रा शुरू करनी होगी। लेकिन जाने से पहले कोको पूछती है कि क्या वह उन जादुई जूतों को अपनी तीसरी वस्तु के रूप में ले सकती है। वह दावा करती है कि उसने गोजो को इसका उपयोग करते देखा जब उसने उसकी जान बचाई और उसने अगेट को इसका उपयोग करते देखा और सोचती है कि क्या वह इसे परीक्षा के लिए उधार ले सकती है। अगेट एक आह भरती है और अपने जूते निकालती है और उन्हें कोको के हाथ में धकेल देती है और फिर उसे जल्दी से परीक्षा शुरू करने के लिए खिड़की से बाहर धकेल देती है। एक बार कोको बाहर थी, जंगल में अगेट उसे बुलाती है और बताती है कि उसे अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए क्योंकि हर किसी को यह परीक्षा केवल एक बार देने की अनुमति है और अगर वे असफल होते हैं तो उन्हें कभी भी एक प्रशिक्षु बनने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके साथ अगेट गायब हो जाती है और कोको को पूरी तरह से अकेला छोड़ देती है। कोको फिर से उठती है लेकिन अचानक इस नए क्षेत्र में सब कुछ से डर जाती है। वह अपने आप से बात करती है और खुद को शांत करने में अचानक गोले के अंदर की चीज एक निश्चित दिशा में इधर उधर होने लगती है जबकि यह दूसरी दिशा में इंगित करने पर स्थिर रहती है। यह देखकर कोको एक रास्ते का पालन करने का फैसला करती है जहां गोला कुछ गति दिखा रहा है, सोचते हुए कि थोड़ा पहाड़ चढ़ना चिंता की बात नहीं है, लेकिन अंततः वह सीधे गिर जाती है। वह फिर से उठती है और अपनी इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ने लगती है, सोचते हुए कि अगर अगेट ने जब वह सिर्फ 7 साल की थी परीक्षा पास की तो उसे भी परीक्षा का सामना करने में सक्षम होना चाहिए। हालांकि रास्ता आसान नहीं है, चारों ओर मकड़ी के जाले और पेड़ों की बेलें उसके पैरों के नीचे फैली हुई हैं, जो उसे गिराने के लिए तैयार है। कुछ समय बाद वह अंततः जंगल से बाहर निकलने में सफल होती है और घास के मैदान में आती है जिसमें बीच में कुछ तालाब है। हालांकि जो चीज उसे सांस रोकने पर मजबूर करती है वह उसके ऊपर उड़ते हुए भूमि के टुकड़े हैं। गोला ऊपर की ओर इंगित करता है और उसे एहसास होता है कि यह शायद डेटा रेंज है और वह पूरी तरह से गलत थी, सोचते हुए कि वे एक पर्वत श्रृंखला होगी जिसे उसे चढ़ना होगा ताकि वह शिखर तक पहुंच सके। वह एक चट्टान पर बैठ जाती है, निराश क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे तैरते हुए भूमि के टुकड़ों पर चढ़ना होगा, और सोचती है कि क्या यही उसकी यात्रा समाप्त होती है। अचानक वह आसमान में एक अजीब दिखने वाले पक्षी को उड़ते हुए देखती है और उसे अगेट से उधार लिए गए जूतों की याद आती है और तुरंत उसका मूड उठ जाता है क्योंकि वह जल्दी से अपने पैरों पर कूदती है और जूतों को उड़ने का कुछ नहीं होता सिवाय एक तेज हवा के झोंके के जो उसे संतुलन खोने पर मजबूर करता है। वह जल्दी से लॉक पर वापस जाती है और जूतों के तलवे की जांच करती है, केवल यह देखने के लिए कि जूतों पर कुछ जादुई वृत्त है लेकिन वे दोनों के बीच समान रूप से विभाजित। यह उसे एक विचार देता है और वह फिर से खड़ी होती है और अपने दोनों पैरों को सही तरीके से लाइन में रखती है
और वृत्त को पूरा करने के लिए उन्हें करीब लाती है। जैसे ही उसके पैर एक दूसरे को छूते हैं, उसके नीचे हरी जादुई ऊर्जा प्रकट होती है और धीरे धीरे उसे हवा में उठाती है। वह उड़ने में सक्षम होने के लिए बेहद उत्साहित है, लेकिन अपनी खुशी में वह अंततः संतुलन खो देती है और फिर से जमीन पर गिर जाती है। हालांकि वह हार नहीं मानती, क्योंकि अगर वह उड़ सकती है तो वह जल्दी ही शिखर तक पहुंच जाएगी। वह फिर से उठती है और अपने पैरों को करीब लाती है ताकि वह फिर से उड़ सके, लेकिन अंततः खुद को एक कोक की बोतल की तरह लॉन्च कर देती है, जिसमें वह गोजो के शब्दों को याद करती है कि उसे दौड़ने से पहले चलना सीखना होगा। इसलिए वह अपने मूल बातें पर काम करना शुरू करती है और जमीन से थोड़ा ऊपर तैरने और आगे बढ़ने में सफल होती है। जब शाम होती है, कोको अपने संतुलन में इतना आत्मविश्वास महसूस करती है कि वह थोड़ा और ऊपर जाने लगती है। अंततः उसने पहले तैरते हुए भूमि के टुकड़े तक पहुंचने का प्रयास करने का निर्णय लिया और खुद को वह घबरा जाती है, क्योंकि उसके नीचे कठोर जमीन है जो उसके शरीर की हर एक हड्डी को तोड़ देगी। इसलिए वह फिर से अपनी उड़ान सक्रिय करती है और एक और तैरते हुए टुकड़े में दौड़ती है, जहां वह एक बेल को पकड़ लेती है, लेकिन वह भी टूट जाती है, जिससे उसे किसी और बेल को खोजने के लिए संघर्ष करना पड़ता है जिसे वह पकड़ सके। शुक्र है वह खुद को झील में गिरने और अपनी जान के लिए पकड़ लेती है। जैसे ही सूरज क्षितिज पर अस्त होता है, वह खुद को शांत करने के लिए गहरी सांस लेती है। कोको खुद को झील से बाहर खींचती है और अपने कपड़ों से पानी निचोड़ने लगती है, यहाँ तक कि अपने जूतों को भी निकालती है, केवल यह देखने के लिए कि वे पूरी तरह से कीचड़ और गंदगी में सने हुए हैं। वह कुछ सफाई करने का निर्णय लेती है और एक कपड़े का टुकड़ा निकालती है और जूते को साफ करने लगती है, बिना कभी जादुई मोहर के बारे में सोचे। सबसे बुरा होता है और जादुई मोहर समाप्त हो जाती है, जिससे वह पूरी तरह से घबराई हुई हो जाती है और सोचती है कि क्या वह इसे फिर से खींच सकती है, लेकिन वह विचार जल्दी ही समाप्त हो जाता है। जब वह अपना बैग निकालती है तो उसे पता चलता है कि उसने अपनी गिरने के दौरान सभी जादुई स्याही बिखेर दी। जैसे ही सूरज गायब होने लगता है, वह सोचती है कि क्या यही है, और यही उसकी जादुई यात्रा समाप्त होती है। जादुई कार्यशाला में क्रिया अगेट को रात के खाने के लिए बुलाने आती है और पूछती है कि कोको कहाँ है, क्योंकि रात का खाना परोसा जाने वाला है। अगेट ठंडे ढंग से जवाब देती है कि कोको यहाँ नहीं है, क्योंकि वह डेटा रेंज में परीक्षा देने गई है। टिया भयभीत होती है और वह अगेट से पूछती है कि उसने उसे क्यों नहीं रोका, क्योंकि वह केवल कुछ दिन पहले कार्यशाला में आई थी और उसके लिए अकेले रहना खतरनाक हो सकता है। अगेट ठंडे ढंग से जवाब देती है कि उसे ऐसे लोगों से नफरत है जो पर्याप्त अच्छे नहीं है, खासकर बाहरी लोगों से, लेकिन वह टिया को चिंता ना करने, क्योंकि कोको हार मान लेगी और जल्दी वापस आ जाएगी, क्योंकि इस समय वर्ष के डेटा रेंज सबसे ऊंचे शिखर पर है और वह जादुई जूतों के साथ भी शीर्ष पर नहीं पहुंच सकेगी। वह दावा करती है कि कोको को नियमों या इस दुनिया की कितनी खतरनाक हो सकती है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और अगेट नहीं चाहती कि ऐसे लोग जादूगर बने। डेटा रेंज के पास कोको एक अलग रणनीति अपनाती है और झील के बीच में एक नाव लेती है और उस समय एक बेल को पकड़ने की कोशिश करती है जब भूमि का टुकड़ा नीचे आता है, लेकिन वह चाहे जितना भी कोशिश करे वह उसे नहीं पकड़ पाती। वह फिर से अपने जूतों को देखती है, जो अब तैरने के लिए भी अच्छे नहीं हैं, क्योंकि भले ही उसने उन पर प्रतीकों को फिर से खींचा जो भी स्याही उसके पास बची थी, लेकिन पानी के कारण स्याही पतली हो गई है और यह गीले जूते पर सही तरीके से काम नहीं कर रही है। तभी एक विचार उसके लुगात her shoes again, which aren't even good enough for floating now, as even though she drew the symbols back on it with whatever ink she had left, but because of the water, the ink got diluted and isn't working on the wet way as it should. Just then, a thought crosses her mind and she wonders whether she should try and make it a magical shield on her feet instead of her feet. लेकिन वह अपने जूते फिर से पहन लेती है और उस विचार को दूर कर देती है, याद करते हुए कि शरीर पर जादू का सीधा उपयोग करना सख्त मना है। वह अपनी नाव में पीछे झुक जाती है और समझती है कि इस समय वह कौन सा जादू कर सकती है और सोचती है कि क्या अगेट ने जो कहा वह सही था। वह सोचती है कि कोई भी जादू कैसे बना सकता है, लेकिन उसे सही तरीके से उपयोग करना उसे बनाने के समान नहीं है। वह गोजो को याद करती है जो उसके कटों को देखता है और इसे असली जादू कहता है, जो उसे उपलब्धि का अनुभव देता है, और वह उठती है ये समझते हुए कि उसके पास अपना जादू है। वह जंगल में तेज पत्थर खोजने के लिए भागती है और कपड़े में लिपटे पत्थर पर सूखे स्याही का कुछ लेती है और फिर इसे अपने उपकरण से थोड़े पानी के साथ पतला करती है। इसके साथ वह अपनी केप निकालती है और इसे ऐसे फैलाती है जैसे वह अपने कार्यशाला में कपड़े पर काम कर रही हो और एक अत्यधिक तेज सीधी रेखा खींचती है जो उसे अपनी माँ के साथ वर्षों के अनुभव से मिली है। वह तय करती है कि वह उन उपकरणों का उपयोग करेगी जिनसे वह परिचित है और जिनके साथ उसने अपनी पूरी जिंदगी काम किया है, बजाय इसके कि वह कुछ पूरी तरह नया सीखने की कोशिश करे। जब सुबह होती है वह अपने जादुई सील के साथ खत्म हो चुकी होती है और यहाँ तक कि फर वाला सांप भी जाग जाता है और उसके साथ चलने का फैसला करता है। वह अगेट को याद करती है जो उसे बताता है कि अगर जादुई प्रतीक संतुलित नहीं है तो यह जादू को एक दिशा में भटकाएगा। इसलिए वह जानबूझकर एक लंबी रेखा बनाती है, आशा करते हुए कि वह इसके साथ जादू की दिशा को नियंत्रित कर सके। जब सब कुछ तैयार हो जाता है वह अपने खुद के पेन का उपयोग करके वृत्त पूरा करती है और तुरंत उसके पाल के चारों ओर हवाएं इकट्ठा होने लगती हैं और जब तक उसे खुद पर संदेह करने का समय मिलता है वह अद्भुत गति से आगे बढ़ती
वह पानी पर खुद को स्टीयर करने की कोशिश करती है, लेकिन यह बेकार है और जादू इतना मजबूत है कि यह वास्तव में नाव को आधा तोड़ देता है। जबकि वह पाल को पकड़ती है और हवा में उड़ने लगती है। वह पाल के साथ थोड़ी मुश्किल करती है, लेकिन थोड़ी देर बाद किसी तरह इसे एक आकार में लाने में सफल होती है, जो इसे अधिक या कम एक पैराग्लाइडर जैसा बनाता है। और अपने जीवन में पहली बार वह अपने जादू की मदद से पूरी तरह से उड़ती है। यह उसके लिए एक सपना सच होने जैसा है। और जब वह नीचे देखती है तो वह अपने घर को याद करती है और समझती है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि अपनी माँ की दैनिक कार्यों में मदद करना उसे जादू में अच्छा बना देगा। वह जल्दी से अपने मार्गदर्शन के गोले की जांच करती है और समझती है कि उसे आकाश में और भी ऊंचाई पर जाना है, इसलिए वह तेज मोड़ लेती है और हवा में सीधे ऊपर की ओर बढ़ने लगती है। अंततः डेटा चोटी के शीर्ष को देखती है और सूरज की रोशनी में खिलते हुए डायडम जड़ी बूटियों को। वह एक ड्राइव बाय करती है और कुछ जड़ी बूटियों को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन असफल होती है और लगभग अपना संतुलन खो देती है, लेकिन किसी तरह फिर से ग्लाइडर पर चढ़ जाती। एक मजबूत संकल्प के साथ वह मुड़ती है और फिर से जड़ी बूटियों की ओर बढ़ती है, लेकिन फिर से चूक जाती है। वह वही चीज दोहराती रहती है। जड़ी बूटियों की ओर उड़ती है, लेकिन उन्हें कुछ इंच से चूक जाती है और एक बार वह लगभग उसके सामने तैरते हुए भूमि द्रव्यमान में टकरा जाती है, लेकिन मुश्किल से उसे चकमा देती है और फिर से चोटी की ओर मुड़ती है। एक आखिरी बार वह जड़ी बूटियों की ओर सीधे दौड़ती है, लेकिन इस बार वह उल्टा लटकती है ताकि और अधिक पहुंच सके और कई जड़ी बूटियों को चूकने के बाद वह अंततः जमीन से एक जड़ी बूटी उठाने में सफल होती है और अपनी परीक्षा पूरी करती है। कार्यशाला में गोजो अंततः वापस आता है और तिया द्वारा स्थिति के बारे में तुरंत बताया जाता है। यहाँ तक कि गोजो भी नर्वस है, यह दावा करते हुए कि उसके लिए अकेले जाना बहुत खतरनाक था, क्योंकि वह जादू के चारों ओर नहीं रह रही थी जैसे वे सभी हैं और उसे बचाने के लिए जाना चाहिए। लेकिन उसकी आश्चर्य के लिए वह कोको को उनके लिए जादुई खिड़की खोलने के लिए हाथ में डायडम जड़ी बूटी के साथ इंतजार करते हुए पाता है। तिया तुरंत उसे गले लगाती है और रोने लगती है, जबकि कोको मुस्कुराती है और अगेट की ओर बढ़ती है, जो आश्चर्यचकित दिखती है। वह उसे फूल दिखाती है, लेकिन अगेट जवाब नहीं देती और बस मुड़ जाती है और अपने कमरे में वापस जाने लगती है। वो जो अंततः उसे पकड़ लेता है और उसे बताता है कि उसने जो किया वह अत्यंत खतरनाक था और वह वहां आसानी से मर सकती थी। इसके अलावा वह दावा करता है कि उसे उसके लिए कुछ साबित करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वह पहले से ही उसकी शिष्य है। इसके साथ वह एक डिब्बा निकालता है और उसे आधिकारिक शिष्य की चादर और एक शिष्य जादूगर की टोपी देता है। कुछ दिन बीतते हैं और अंततः गोजो कोको के साथ कुछ मूल बातें दोहराने का फैसला करता है और उसे दुनिया के 4 मूल तत्वों के बारे में बताता है। जल प्रतीक, जो सृजन और विनाश की शक्ति को हार्नेस करता है। पृथ्वी प्रतीक, जो दुनिया में इतने सारे परिवर्तनकारी चीजें होने का कारण है। वायु प्रतीक, जो जादूगरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर अद्भुत गति से जाने की अनुमति देता है। और अंत में अग्नि प्रतीक, जो जादुई दुनिया की तलवार और ढाल है। वह कोको को इन मूल प्रतीकों का अभ्यास करने के लिए कहता है ताकि बाद में वे कुछ अधिक जटिल जादू कर सके। वह तुरंत इसमें जुट जाती है और एक पर्चे पर स्क्रिबल करना शुरू करती है, लेकिन इसके बजाय आग लग जाती है। वह घबरा जाती है, लेकिन तिया तुरंत एक बंडल पानी के साथ आती है और आग बुझा देती है। वह कोको से पूछती है कि वह क्या करने की कोशिश कर रही थी और कोको जवाब देती है कि वह अपनी उड़ान जादू पर काम कर रही थी। यह तिया को भ्रमित करता है और वह पूछती है कि जब वह लेविटेशन पर काम कर रही थी तो वह अग्नि प्रतीक का उपयोग क्यों कर रही थी। गोजो आता है वहां और उसे एक साफ तौलिया देता है, यह बताते हुए कि जबकि अग्नि प्रतीक अत्यंत मजबूत है, यह भी निराकार है और इसलिए यह अत्यधिक अस्थिर हो सकता है। तिया अपनी खुद की लेविटेशन जादू दिखाना जारी रखती है और यह कितनी अच्छी है, और कोको से पूछती है कि वह अपनी लेविटेशन का अभ्यास क्यों करना चाहती है, जबकि उसे डेटा रेंज पर इसे मास्टर करना चाहिए था जब वह क्षेत्र में एक रॉकेट की तरह उड़ रही थी। कोको जवाब देती है कि उसने परीक्षा में जाने पर अगेट का जूता उधार लिया था, लेकिन वे बर्बाद हो गए और वह उन्हें उनकी वर्तमान स्थिति में वापस नहीं लौटाना चाहती, इसलिए वह जादुई सील को फिर से खींचना चाहती है। लेकिन समस्या यह है कि चाहे वह कितनी भी कोशिश करे, वह एक स्थिति पर सीधी रेखा बनाने में असमर्थ है। गोजो इसके बारे में सोचता है और उसका पेन उठाता है, यह दावा करते हुए कि शायद यह पेन की गलती है और उसकी नहीं। वह दावा करता है कि उसने एक बेतरतीब पेन उठाया जिसे उसने चारों ओर पड़ा पाया, लेकिन शायद अब कोको को अपना खुद का पेन चुनने का समय है जो उसके लिए सबसे अच्छा हो। तिया उत्साहित हो जाती है और कोको की ओर उड़ती है, यह दावा करते हुए कि उनका अगला पड़ाव जादुई स्टेशनरी की दुकान होगी। कोको वास्तव में नहीं जानती कि वह किस बारे में बात कर रही है, लेकिन गोजो समझाता है कि जादुई स्टेशनरी की दुकान में जादूगरों के दैनिक जीवन में उपयोग किए जाने वाले सभी प्रकार की जादुई वस्तुएं होती हैं, ताकि वे उन जगहों से पेन और स्याही प्राप्त कर सके, साथ ही किसी अन्य आपूर्ति जो उन्हें आवश्यकता हो सकती है। कोको प्रस्ताव पर बेहद उत्साहित हो जाती है और छोड़ने का कुछ समय उड़ने के बाद वे अंततः एक द्वीप शहर को देखते हैं और गोजो दावा करता है कि यह शहर। After flying for a while, they finally spot an iron town, and Gojo claims that this town उनके कार्यशाला के सबसे करीब की जादूगरनी का शहर, इसलिए वे यहाँ से अपनी सभी चीजें खरीदते हैं। जब वे शहर में उतरते हैं तो कोको बहुत अभिभूत हो जाती है, क्योंकि वह देखती है कि जादूगरनी और जादूगर शहर में घूम रहे हैं, जैसे कि यह सबसे सामान्य बात है। युवा जादूगरनी जादू के साथ खेलती हैं, जबकि विद्वान यह चर्चा करते हैं कि किस स्याही का उपयोग किस उद्देश्य के लिए सबसे अच्छा है।
गोजो तय करता है कि वह कोको को इस जगह का इतिहास बताएगा और दावा करता है कि बहुत समय पहले कुछ दानव जैसे जानवरों, जिन्हें मोलवम कहा जाता था, का लगातार खतरा था, जो किसी भी समय शहरों पर हमला कर सकते थे। इस तरह के हमले से बचने के लिए और जल्दी जानकारी प्राप्त करने के लिए जादूगरनी ने यह बनाया। एक पहाड़ी पर एक प्रहरी टावर के साथ द्वीप। फिर जैसे जैसे अधिक जादूगरनी इस क्षेत्र में इकट्ठा हुई, यह द्वीप धीरे धीरे शहर में बदलने लगा और अब यह क्षेत्र में जादूगरनी के लिए सबसे हलचल भरे स्थानों में से एक। अगेट गोजो को रोक देती है और बताती है कि उसके पास कोको के लिए एक पर्यटन गाइड बनने से बेहतर चीजें करने के लिए है, इसलिए वह अपनी इच्छित दुकानों की ओर अकेले जाने वाली है। गोजो उसे बताता है कि वह जादू की स्टेशनरी की दुकान पर उनसे मिले और फिर कोको की ओर मुड़ता है और पूछता है कि उसके और अगेट के बीच चीजें कैसी हैं। वह जवाब देती है कि वे अभी सबसे अच्छे नहीं हैं, लेकिन वह उम्मीद करती है कि वह जल्द ही उसकी दोस्त बन जाएगी। उस थोड़े से आशावाद के साथ वे शहर में प्रवेश करते हैं और क्षेत्र का अन्वेषण करना शुरू करते हैं, जहाँ कोको लगभग हर चीज को देखकर आश्चर्यचकित और प्रभावित होती है। शहर के माध्यम से रास्ता बनाते हुए वे अंततः जादू की स्टेशनरी की दुकान पाते हैं और कोको तुरंत दुकान के बीचों बीच एक विशाल चांदी के पेड़ को देखकर चौंक जाती है। तभी दुकान का मालिक बाहर आता है और पूछता है कि क्या यह पहली बार है जब वह चांदी के पेड़ को देख रही है, क्योंकि यह किसी भी प्रशिक्षु के लिए बुनियादी चीज होनी चाहिए। गोजो उसे उसके साथ परिचित कराता है और दावा करता है कि वह अभी भी काफी नई है। दुकानदार तुरंत उसकी ओर रुचि दिखाता है, पूछता है कि क्या यह वही लड़की है जिसके बारे में उसने बहुत कुछ सुना है। मालिक उसे बताता है कि उसकी दुकान क्षेत्र में सबसे अच्छी दुकान है, क्योंकि उसके पास हर प्रकार के पेन है और वह किसी भी जादुई पदार्थ से स्याही निकाल सकता है। कोको को नहीं पता कि वह किस बारे में बात कर रहा है, इसलिए वह उसे कहता है कि उसे एक प्रदर्शन देने के लिए उसका अनुसरण करने के लिए कहता है। वह उसे ऊपर ले जाती है और पहले स्तर पर एक लड़के को देखती है जो लगभग उसकी उम्र का है, कुछ शाखाओं को ध्यान से तराश रहा है, इसलिए वह उसे परेशान नहीं करती और ऊपर जाती है, जहाँ बूढ़ा आदमी पेड़ से एक टहनी काटता है और फिर उसे आग पर एक बीकर में डालता है और पेड़ तुरंत काले पत्तों को खो देता है जो उसके पास थे और चांदी का हो जाता है। उसे बताता है कि सभी जादुई स्याही ऐसे पेड़ों से आती है। गोजो समझाता है कि स्याही वास्तव में पेड़ के खून से बनाई जाती है, यही कारण है कि ये पेड़ जादूगरनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मालिक उसे बताता है कि किंवदंती के अनुसार एक चांदी का पेड़ एक महिला से प्यार करता था और उसे अपने छाल को पेन के रूप में और अपने खून को स्याही के रूप में पेश किया और यहीं से जादू आया। फिर वह कुछ स्याही को एक शीशी में डालता है और उसे कोको को देता है। उसे बताता है कि उसे कोई संदेह नहीं है कि वह आज वो पेन पाएगी जो वह चाहती है। वह खुशी खुशी सीढ़ियों से नीचे आती है दो युवा प्रशिक्षुओं के साथ जब वे चर्चा करते हैं कि उसके लिए कौन सा पेन अच्छा होगा, जब कोको का दिल रुक जाता है जब वह देखती है उसी जादूगरनी ने उसे निषिद्ध जादू की किताब बेची थी जो दुकान के बाहर से उसे घूर रही है। वह तुरंत बाहर दौड़ती है ताकि उसका सामना कर सके, लेकिन जादूगरनी बहुत तेज है और तुरंत भाग जाती है। टिया और रिच दोनों भ्रमित हैं, लेकिन तुरंत कोको के पीछे दौड़ते हैं क्योंकि वह शहर में खो सकती है। कोको जादूगरनी का पीछा करना जारी रखती है और यहाँ तक कि अगेट से टकरा जाती है, लेकिन नहीं रुकती और दौड़ती रहती है। रिच और टिया भी अगेट के पास पहुँचते हैं और उसे अपने साथ खींच लेते हैं, यह दावा करते हुए कि कुछ गलत है। उस पल कोको के पास कुछ और सोचने के लिए नहीं है सिवाय जादूगरनी को खोजने के, ताकि वह अपनी माँ को सामान्य रूप में वापस लाने का तरीका सीख सके, लेकिन चाहे वह कितनी भी दौड़ती है वह उसे नहीं ढूंढ पाती। आखिरकार वे सभी एक क्षेत्र में प्रवेश करते हैं जहां धुंध उन्हें घेर लेती है और अचानक वे एक अलग दिखने वाली जगह में खुद को पाते हैं। टिया कोको का हाथ पकड़ लेती है और उसे रुकने के लिए कहती है, जबकि कोको स्थिति की व्याख्या करती है। रिच देखता है कि कुछ गलत है, क्योंकि हालांकि वे बस कुछ गलियों से मुड़े हैं, यह क्षेत्र पूरी तरह से अलग दिखता है। अगेट समझती है कि रिच सही है और पत्थर की जांच करती है, जो कुछ सफेद बलुआ पत्थर है जो द्वीप के शहर में नहीं पाया जाता। टिया इसे मानने से इनकार करती है और तुरंत ऊपर से देखने के लिए उड़ान भरती है, लेकिन डरकर नीचे आती है, यह दावा करते हुए कि वे निश्चित रूप से शहर में नहीं है, लेकिन उन्होंने किसी भी खिड़की के टेलीपोर्टेशन के माध्यम से नहीं गए, तो वास्तव में क्या हुआ। तभी रिच का चेहरा थोड़ा अंधेरा हो जाता है और यहाँ तक कि कोको को भी एहसास होता है कि केवल निषिद्ध जादू ही किसी भी माध्यम के बिना टेलीपोर्टेशन की अनुमति देता है। टिया अचानक घबरा जाती है और बेतरतीब ढंग से चारों ओर दौड़ने लगती है ताकि बाहर निकलने का रास्ता खोज सके, जब अचानक वे एक विशाल गरज सुनते हैं और एक नीले रंग का ड्रैगन ऊपर से प्रकट होता है। कोको का खून सूख जाता है जब वह वहां बिना हिलते खड़ी रहती है, जबकि ड्रैगन उनके करीब आता है। अगेट ही एकमात्र है जो कुछ सोच सकता है और वह उन्हें आंखों का संपर्क बनाए रखने और धीरे धीरे पीछे हटने के लिए कहती है। वे उसके आदेश का पालन करते हैं और फिर जब दूरी बन जाती है तो वे सभी तेजी से भागने लगते हैं, लेकिन ड्रैगन तेजी से उनके करीब आ रहा है, इसलिए अगेट मुड़ती है और उसके चेहरे पर एक ज्वाला का विस्फोट करती है। वे ड्रैगन को भ्रमित करने में सफल होते हैं और तुरंत दौड़ने लगते हैं, जबकि कोको बेहद प्रभावित होती है और पूछती है कि उसने यह कैसे किया। अगेट दावा करती है कि उसने आग का जादू कुछ हवा के जादू के साथ मिलाकर ड्रैगन पर सीधे ज्वाला को शूट किया और उसे अपना डायरी दिखाती है जिसमें सभी जादू पहले से बनाए गए हैं और उन्हें सक्रिय करने के लिए केवल सर्कल पूरा करने की आवश्यकता होती है। वे दौड़ना जारी रखते हैं जब अंततः वे एक मृत अंत पर पहुंचते हैं। टिया अभिभूत हो जाती है और दावा करती है कि वह अभी मरना नहीं चाहती, लेकिन अगेट उसे अपने आप को संभालने में मदद करती है, यह दावा करते हुए कि वे सभी प्रशिक्षु हैं और इससे बाहर निकलने का रास्ता खोज सकते हैं।
यह उसे शांत करने में मदद करता है और वे तुरंत दीवार को तोड़ने की योजना बनाते हैं जो उनके सामने है। टिया उड़ान जादू का उपयोग करती है और अपने कपड़े को हवा में उड़ाते हुए ड्रैगन को ध्यान भंग करने के लिए इसका उपयोग करती है, जबकि अगेट दीवार पर चित्रित करना शुरू करती है। लेकिन तभी कोको दूर से दीवार पर एक अजीब जादुई सर्कल देखती है और अगेट को देखने के लिए कहती है, लेकिन यह एक बड़ा गलती साबित होता है क्योंकि अगेट अपनी जादुई प्रतीक को खराब कर देती है। यह उसे किनारे पर धकेल देता है और वह कोको से बहुत बुरी तरह बात करना शुरू कर देती है, यह दावा करते हुए कि उसे कभी भी एक जादूगरनी को परेशान नहीं करना चाहिए जब वे चित्रित कर रही हो, और उसे मूर्ख कहती है कि उसने अपनी माँ को पत्थर में बदल दिया। कोको वहाँ बिना हिले और दुखी खड़ी रहती है, जबकि टिया नहीं जानती कि क्या करना है। भाग्यवश रिच दीवार पर कई जादू बनाने में सफल हो जाता है और तोड़ देता है, जिसे लड़कियां तुरंत ड्रैगन से दूर दूसरी तरफ जाने के लिए उपयोग करती हैं, जबकि एक घायल कोको वहां खड़ी रहती है, यह सोचते हुए कि उसे जाना चाहिए या बस यही रहकर अपने कार्यों के परिणामों को स्वीकार करना चाहिए। इस बीच शहर में गोजो लड़कियों को हर जगह ढूंढ रहा है और दुकान में लड़के से जानता है कि उसने उन्हें पीछा करते हुए देखा है, एक अजीब जादूगरनी के साथ जो अलग दिखने वाली टोपी पहने हुए थी। गोजो समझता है कि यह ब्रिम हैट जादूगरनी होनी चाहिए, जो एक बुरे जादूगरनी का संगठन है जो निषिद्ध जादू के उपयोग से दुनिया को फिर से अराजकता में धकेलना चाहता है। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह कोको को इतनी जल्दी पाएगा। उसे बिल्कुल भी नहीं पता कि वे कहाँ जा सकते हैं। लेकिन तभी वह फर वाला जीव जिसे कोको ने परीक्षा के बाद लाया था गोजो को ढूंढ लेता है और उसे उस स्थान की ओर ले जाने लगता है, जबकि गोजो भगवान से प्रार्थना करता है कि लड़कियां सुरक्षित हों। लड़कियां अंतहीन भूल भुलैया के माध्यम से दौड़ती रहती हैं, जबकि ड्रैगन उनके ऊपर क्रोधित होकर गरजता और दहाड़ता है अपने अगले भोजन की तलाश में। लेकिन चाहे वे कितनी भी दौड़ें, लड़कियां हमेशा उसी स्थान पर वापस आती हैं, यह रियलाइजिंग करते हुए कि यह किसी प्रकार की जादूगरी है जो उन्हें बार बार गोल गोल दौड़ने के लिए मजबूर कर रही है। अगेट दावा करती है कि उसने यह गिनना खो दिया है कि वे कितनी बार उसी स्थान पर आए हैं और सभी को बताती है कि यह सबसे अच्छा होगा यदि वे अपनी ऊर्जा को बचाएं और इसके बजाय कहीं छिप जाएं। वे एक शांत क्षेत्र खोजते हैं। अगर वे अपनी ऊर्जा बचाते हैं और कहीं छिप जाते हैं, वे एक शांत क्षेत्र में जाकर आराम करने के लिए इकट्ठा होते हैं, जबकि कोको देखती है कि टिया अभी भी डरी हुई लगती है और ठंडी महसूस कर रही है। कोको अंततः कुछ कहने का फैसला करती है और टिया से माफी मांगती है कि उसने उन्हें इतनी खतरनाक स्थिति में डाल दिया। टिया तुरंत समझ जाती है कि कोको खुद को इसके लिए दोषी मान रही है, क्योंकि टिया की पहले की प्रतिक्रिया डरने और मरने के लिए तैयार न होने के बारे में थी, और तुरंत कोको बताती है कि यह उसकी गलती नहीं है। हालांकि कोको अपना टोपी वापस लौटाती है जिसे उसने पहले गिरा दिया था और अपने केप को निकालती है और इसे टिया पर डालती है ताकि उसे गर्मी मिल सके। जब वह कहती है कि वह बस उसके साथ गर्मी के लिए इकट्ठा हो सकती है, तो टिया अब थोड़ी अधिक शांत महसूस करती है, जबकि कोको उससे खुलकर बात करती है, यह कहते हुए कि उसे केप पहनना पसंद है क्योंकि यह उसे ताकत और साहस देता है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि जादूगरनी के केप के भीतर बस एक छोटी डरी हुई लड़की है जिसे यह नहीं पता कि वह अपनी जिंदगी के साथ क्या कर रही है। कोको से खुलकर बात करते सुनकर टिया अंततः अपने डर को भूल जाती है और कोको को कसकर गले लगाती है, जबकि दोनों को ढकने के लिए एक जादुई बादल गेंद बनाती है। वह कोको का हाथ पकड़ती है और उससे पहले की अपनी हरकतों के लिए माफी मांगती है। वह कहती है कि कोको इस दुनिया में बहुत नई है, इसलिए एक सीनियर के रूप में उसका काम उसकी देखभाल करना है, लेकिन इसके बजाय उसने डर को अपने ऊपर हावी होने दिया। हालांकि कोको इस समय खोई हुई है क्योंकि वह गर्म बादल के अंदर घूमने लगती है, पूछती है कि यह क्या है, क्योंकि यह इतना आरामदायक है कि वह अभी सो सकती है बाहर घूम रहे ड्रैगन की परवाह किए बिना। टिया हंसती है, यह कहते हुए कि जब से वह बच्ची थी उसने हमेशा बादलों में सोने की इच्छा की है, इसलिए उसने यह मूल जादू बनाया और वर्तमान में इसे बेहतर बनाने के लिए पकिंग कर रही है, क्योंकि वह एक दिन इसे व्यापक जनता के लिए जादू के रूप में जारी करने की उम्मीद करती। फिर वह केप उतारती है और इसे फिर से कोको पर डालती है, यह कहते हुए कि उसे हमेशा अपना केप अपने पास रखना चाहिए और इसे तब तक पकड़ कर रखना चाहिए जब तक कि वे सभी एक साथ शीशे के केप नहीं उतार लेते और असली जादूगरनी का केप पहन लेते। वे दोनों इस पर हंसने लगते हैं जब अचानक अगेट बादल में प्रवेश करती है, यह कहते हुए कि उसने सब कुछ सुना है, और टिया को बताती है कि अगर आप उस पर लेटना चाहते हैं तो इसे अधिक घने सामग्री से बनाया जाना चाहिए। तभी रिच भी प्रवेश करती है, यह कहते हुए कि बाहर बहुत ठंड है और वह भी कुछ गर्मी चाहती है। अगेट यह बताती है कि अगर वह चाहती है कि बादल उड़ सके तो उसे कुछ हल्का लेकिन मजबूत चाहिए, जैसे कि कपास। टिया कहती है कि तब यह सामान्य गद्दे की तरह हो जाएगा, लेकिन अगेट जवाब देती है कि हम वास्तविकता से नहीं बच सकते और वर्तमान समस्या पर वापस लाती है, जो इस जगह से भागने का तरीका है। अगेट सब कुछ याद करती है जो वे इस जगह के बारे में जानते हैं, जो यह है कि यह क्षेत्र पूरी तरह से जादुई है जिससे वे गोल गोल दौड़ रहे हैं। लेकिन वो कहती है कि हर जादू को एक जादुई चक्र की आवश्यकता होती है, यहाँ तक कि निषिद्ध प्रकार की, जिसका मतलब है कि उन्हें बस जादुई चक्र ढूंढना होगा। कोको उन्हें रोकती है और कहती है कि उसे लगता है कि उसने पहले निषिद्ध जादू का मुहर देखा था। वह उन्हें एक ऊंचे स्थान पर ले जाती है और उन्हें जादुई चक्र दिखाती है, और रिच कहती है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह वह मुहर है जो सब कुछ जगह पर रख रही है। अगेट कहती है कि ड्रैगन को जादुई मुहर की रक्षा करनी चाहिए, जिसका मतलब है कि उन्हें ड्रैगन को हराने का एक तरीका खोजना होगा। वह अपनी आग के जादू निकालने लगती है, जब कोको फिर से रोकती है और कहती है कि जब उसने आखिरी बार अपना जादू इस्तेमाल किया तो ऐसा नहीं लगा कि उसने ज्यादा नुकसान किया। टिया उस पर भयभीत है, जबकि अगेट कोको को गुस्से से देखती है कि उसने उसके जादू को कमजोर कहा।
वह तुरंत स्पष्ट करती है कि वह केवल यह कहना चाहती थी कि उसका जादू ड्रैगन को धीमा करने में सक्षम था, लेकिन इससे उसे कोई नुकसान नहीं हुआ, जिसका मतलब है कि यह आग के जादू के प्रति रक्षा है। ड्रैगन को हराने के लिए उन्हें कुछ ऐसा खोजना होगा जिस पर ड्रैगन प्रतिक्रिया करेगा और जिसके खिलाफ वह कमजोर होगा। अगेट पूछती है कि वह कैसे सोचती है कि उन्हें ड्रैगन को हराना चाहिए, लेकिन कोको जवाब देती है कि वे ड्रैगन को नहीं हराएंगे। अगेट भ्रमित है और पूछती है कि क्या कोको अभी भी उसके द्वारा पहले कही गई बातों से नाराज है, लेकिन कोको जवाब देती है कि ऐसा कुछ नहीं है और उसने बस टिया के जादू को देखकर एक दिलचस्प विचार सोचा। वह एक पत्थर उठाती है और इसे पास की दीवार पर खींचती है ताकि अन्य लोग समझ सके और कहती है कि ड्रैगन के साथ सीधे लड़ाई करने के बजाय वे बस उसके लिए एक बड़ा बादल बिस्तर बनाते हैं। वह उन्हें बताती है कि शायद उनके जैसे ही ड्रैगन भी ठंडा है और अगर वो गर्म बादल को आजमाता है और वहाँ आराम पाता है तो वह बस वहाँ रह सकता है बजाय इसके कि उनके पीछे दौड़ने के। अगेट को लगता है कि यह विचार थोड़ा दूर की कौड़ी है, लेकिन रिच बैकवॉसंतु सहमत है, यह कहते हुए कि कोई भी गर्म बिस्तर को मना नहीं कर सकता, यहाँ तक कि एक ड्रैगन भी एक गर्म जगह में शांति से सोना पसंद करेगा। अगेट अभी भी इसे समझ नहीं पा रही है और इसे और अधिक गंभीरता से सोचने की कोशिश करती है, जबकि कोको सीढ़ियों पर चढ़ जाती है यह देखने के लिए कि ड्रैगन कहाँ है। वह उन्हें बताती है कि उन्हें इस विचार को आजमाना चाहिए क्योंकि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, और यह अगेट के साथ एक तार छूता है जो समझती है कि कोको गलत नहीं है। कोको आगे बढ़ती है कि वह कुछ भी चोट नहीं पहुंचाना चाहती, न ही ड्रैगन को, इसलिए वह उसे एक कोमल प्रकार के जादू दिखाना चाहती है जहां वह सुरक्षित महसूस कर सके। रिच और टिया दोनों भी अगेट को मनाने में सफल होते हैं और टिया उसे अपना पेन देती है क्योंकि वह सबसे अच्छा मोहर बनाती है और उनमें से सबसे अनुभवी है। अगेट पेन लेती है और जादुई मोहर खींचने लगती है ताकि बादल के विभिन्न संस्करणों को आजमाया जा सके, क्योंकि इसे उड़ने के लिए हल्का होना चाहिए लेकिन ड्रैगन का पूरा वजन उठाने के लिए मजबूत होना चाहिए। टिया सलाह देती है कि उन्हें कागज को बारीक करना चाहिए, लेकिन उनके पास जादू बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। कोको और रिच अपने बादल के लिए अपने केप या अपने बालों का उपयोग करने का अपना विचार पेश करते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी पर्याप्त नहीं है। तभी अगेट सोचती है कि अगर उनके पास चारों ओर रेत होती तो वे इसे आजमा सकते थे, और याद करती है कि दीवार तोड़ने वाले जादू के साथ वे वास्तव में बहुत बारीक रेत के कण बना सकते हैं। अगेट कहती है कि उन्हें इसके लिए कई छोटे जादू की मोहरें बनानी चाहिए क्योंकि इससे बारीक रेत बनेगी, और चूंकि छोटे मोहरे रिच की विशेषता है वह अविश्वसनीय गति से मोहरे खींचने लगती है। अगेट फिर टिया की ओर मुड़ती है और उसे बताती है कि उसे रेत को कसकर पैक करने के लिए एक जादू बनाना चाहिए, जबकि वह एक जादू बनाने पर काम करेगी जो सब कुछ ढकने के लिए एक गर्म आश्रय बनाएगी। कोको तुरंत पूछती है कि क्या वह मदद करने के लिए कुछ कर सकती है, लेकिन अगेट उसे बस इंतजार करने और देखने के लिए कहती है क्योंकि उसकी वर्तमान कौशल सेट के साथ वह कुछ भी हासिल नहीं कर सकती। वे सभी काम करने लगते हैं और कोको देखती है कि अगेट ने कई जादुई मोहरें फेंक दी हैं जो उसकी मानकों पर नहीं थी। वह उनमें से उठाती है और उसे देखती है केवल यह जानने के लिए कि कितनी सही गोलियां हैं। वह अगेट के करीब जाकर यह देखने की कोशिश करती है कि वह इसे कैसे करती है और समझती है कि वह वास्तव में कागज पर खींचने से पहले हवा में गोलियां खींचने का अभ्यास करती है। वह समझती है कि रिच और टिया भी यही कर रहे हैं और यही कारण है कि उनकी गोलियां उसकी तुलना में बहुत साफ है। वह भी अभ्यास करने का निर्णय लेती है और अपने नोटबुक पर स्क्रिबलिंग शुरू करती है, जबकि समय धीरे धीरे बीतता है और सब कुछ अंधेरा हो जाता है। क्षेत्र और भी ठंडा होने लगता है और टिया पूछती है कि क्या उन्हें आग जलानी चाहिए। रिच कहती है कि उसके पास कागज खत्म हो गया है, जबकि अगेट अभी भी उस जादू पर सोच रही है जो एक बादल बना सके जहाँ ड्रैगन रह सके। वे सभी मिलकर समस्या के बारे में सोचने लगते हैं और अगेट सोचती है कि क्या कोई सरल समाधान है जिसे वह नजरअंदाज कर रही है, लेकिन तभी कोको उसकी ध्यान खींचती है क्योंकि वह एक आग का प्रतीक सही ढंग से खींचने में सफल होती है ताकि वह नियंत्रित रहे बजाय इसके कि पहले की तरह बेतरतीब हो जाए। टिया और रिच दोनों कोको को इतनी सही जादुई चक्र खींचने के लिए बधाई देते हैं, जबकि अगेट कोको के सभी असफल प्रयासों को देखती है। जब कुछ उसके दिमाग में आता है वह उन्हें अपनी योजना बताती है और वे सभी इसे लागू करने के लिए तैयार होते हैं। वे एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं और दो के समूहों में टिया कोको के साथ दौड़ती है जबकि अगेट रिच को अपने साथ ले जाते। वे सभी अपनी जगह ले लेते हैं और जमीन पर खींचने लगते हैं, चिंतित होकर पीछे देखते हैं कि ड्रैगन कहाँ है। जब सब कुछ पूरा हो जाता है कोको संकेत देती है कि जादू इसके साथ वे रास्ते में खींचे गए सभी वृत्तों को सक्रिय करना शुरू करते हैं, जिससे हर जगह विस्फोट होते हैं जो ड्रैगन का ध्यान आकर्षित करते हैं। यह पता चलता है कि अगेट ने महसूस किया कि समस्या का समाधान दोहराव जादू है। वे बस बहुत सारे विस्फोट बनाएंगे जो एक गर्म धूल के बादल का निर्माण करेंगे और इसे दोहराव जादू से बंद कर देंगे, जिससे धूल बार बार पुनर्जन्म लेती रहेगी। यह ड्रैगन के वजन को सहन करने के लिए पर्याप्त घना होगा। योजना पूरी तरह से सफल होती है क्योंकि ड्रैगन बादल पर कूदता है और गर्मी लेने के लिए अपनी पीठ पर लेट जाता है। लड़कियां जश्न मनाती हैं, लेकिन अगेट उन्हें बताती है कि काम अभी खत्म नहीं हुआ है। वे जल्दी से ड्रैगन के पास से गुजरते हैं और जादुई मोहर की ओर बढ़ते हैं, यह रियलाइजिंग करते हुए कि उन्होंने पहले कभी ऐसे चिन्ह नहीं देखे। अगेट सोचती है कि क्या उन्हें मोहर को तोड़ने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन उसे नहीं पता कि गोजो भी अपनी ओर आ रहा है।
वह फर वाले जीव का पीछा करता है और एक गली में जाता है और देखता है कि जीव कुछ गिरे हुए पत्थरों की गंध ले रहा है। वह उनमें से एक उठाता है, केवल एक पोर्टल बनाने के लिए, जो एक ऊर्जा लहर को छोड़ता है जो दुकान के मालिक के शिष्य को मार देती, लेकिन गोजो उसे पकड़ लेता है और रास्ते से हटा देता है। यह जादू में एक दरार पैदा करता है जो टूटने लगता है और शोर और हलचल फिर से ड्रैगन को जगाता है। जादू विघटित होने लगता है और अगेट के नीचे की सीढ़ियां टूट जाती है, जिससे वह अंतहीन गर्त में गिर जाती है। और चूंकि उसके पास अब उसके उड़ने वाले जूते नहीं हैं, वह सोचती है कि यह उसके लिए अंत है। भाग्य से गोजो अंतिम क्षण में आता है और उसे ड्रैगन के भोजन बनने से बचाता है। ड्रैगन फिर से उनके पास आता है, लेकिन गोजो उसे चकमा देने में सफल होता है और बादलों के माध्यम से हवा में दौड़ता है और फिर अपने जादू का उपयोग करके एक विशाल सुनहरी जल ड्रैगन बनाता है, जो असली ड्रैगन को अपने जबड़ों में समेट लेता है और पानी फर्श पर टूटता है, जिससे ड्रैगन की जिंदगी समाप्त हो जाती है। टिया और रिच दोनों उसके पास आते हैं, रोते हुए, और भगवान का धन्यवाद करते हैं कि वह तब आया जब वह देखता है कि कोको उनके साथ नहीं है। यह पता चलता है कि दुष्ट जादूगरनी ने कोको को पकड़ लिया है, जो बेहोश हो जाती है, जबकि जादूगरनी उसे बताती है कि वह कोको को उसके कर्तव्य के लिए तैयार कर रही है और उसे चीजें सिखाने का वादा करती है जो गोजो कभी नहीं कर सका। इसके साथ वह गायब हो जाती है और जब कोको अपनी आंखें खोलती है तो वह खुद को द्वीप के शहर की गली में पाती है, जहां गोजो और अन्य उसके चारों ओर हैं। गोजो का दावा है कि उन्होंने उसे सीढ़ियों पर बेहोश पाया और अचानक सोचता है कि दुष्ट जादूगरनी ने उसकी यादों के साथ कुछ किया है, लेकिन कोको का दावा है कि वह ठीक है, बस थोड़ी हिल गई है। वह अंततः अपनी भावनाओं को छोड़ देती है और रोने लगती है, सभी को खतरे में डालने के लिए माफी मांगती है। लेकिन गोजो उसे फिर से टोपी पहनाता है, यह दावा करते हुए कि उसने सुना है उन्होंने जीवित रहने के लिए अद्भुत कौशल और दृढ़ता दिखाई और इसे लेकर उन्हें गर्व होना चाहिए। इसके साथ वह अपने सभी शिष्यों को इकट्ठा करता है और जाने लगता है, लेकिन उससे पहले वह दुकान के मालिक से कहता है कि वह निषिद्ध जादू मंत्र के लिए इस्तेमाल किए गए स्याही पर एक नजर डालें और उसे इसे किताबों से दूर रखने के लिए कहता है। दुकान का मालिक हंसता है, यह दावा करते हुए कि अगर निषिद्ध जादू की बात है तो उसे इसकी रिपोर्ट करनी होगी। लेकिन गोजो की एक नजर उसके शब्दों को उसके मुंह में रोक देती है, क्योंकि वह इसे किताबों से दूर रखने पर सहमत होता है, जबकि गोजो लड़कियों को लेकर कार्यशाला की ओर लौटता है, यह नहीं जानते हुए कि दुष्ट जादूगरनी को उसे क्या चाहती है। अंतिम घटना के बाद कुछ समय बीत जाता है और लड़कियां कार्यशाला में अपने जादू का अभ्यास करने की सामान्य जिंदगी में लौट आई हैं और हर दूसरे दिन की तरह अगेट कोको द्वारा बनाए जा रहे सभी ध्वनियों से परेशान हो जाती है, क्योंकि वह अपने चिन्हों को ठीक से बनाने के लिए संघर्ष कर रही है। ध्वनियां अगेट को बाधित करती रहती हैं और उसकी एकाग्रता को खराब कर देती हैं, लेकिन कोको को चुप कराने के लिए चिल्लाने के बजाय वह बड़ा व्यक्ति बनने का निर्णय लेती है और बस कार्यशाला के बाहर शांति से काम करने के लिए चली जाती है। कोको सोचती है कि क्या वह कारण थी कि अगेट बाहर गई, जबकि अगेट अपनी आंखें बंद करती है और एक तेज गति से एक जादुई वृत्त बनाती है, जो एक प्रकाश जादू की किरण को सक्रिय करता है जो आसमान में दौड़ती है। अगेट खुद से प्रसन्न लगती है, लेकिन जानती है कि किरण अभी बहुत कमजोर है। वह एक 4 पंख वाले पक्षी को जादू की किरण के पास उड़ते हुए देखती है, जब अचानक किरण गायब हो जाती है, क्योंकि जादू खत्म हो जाता है। कार्यशाला में कोको ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर से एक उचित जादू वृत्त बनाने में असफल होती। निराशा और हार के साथ लेटते हुए वह अपनी पत्थर को उठाती है, जिस पर स्याही होती है, जो उसे स्वाभाविक लगती है, लेकिन इसका उपयोग केवल एक बड़े कैनवास पर बड़े चिन्ह बनाने के लिए किया जा सकता है, क्योंकि अधिकांश समय वे एक छोटे डायरी का उपयोग करते हैं। उन्हें इसमें चित्रित करने के लिए एक पेन का उपयोग करना पड़ता है और उस दिन वह पहले अपनी पेन चुनने से पहले ही उस दुष्ट जादूगरनी द्वारा विचलित हो गई थी, जिसने सभी को परेशानी में डाल दिया। वह सोचती है कि उस दिन वह एक भी जादू नहीं कर सकी, लेकिन याद करती है कि गोजो ने उसे बताया था कि विचार भी बहुत मायने रखते हैं और जादू का मूल होते हैं, इसलिए उसने बहुत अच्छा काम किया। वह तय करती है कि अतीत की किसी चीज पर खुद को दुखी करने का कोई उपयोग नहीं है। वह फिर से उठ जाती है, खुद को उत्साहित करने की कोशिश करते हुए, क्योंकि दोहराव ही एकमात्र तरीका है जिससे वह पेन का उपयोग करना सीख सकती है। लेकिन वह खुद को इतनी आसानी से धोखा नहीं दे सकती। अपने दिल की गहराई में उसे लगता है कि वह कभी भी बाकी लड़कियों जितनी अच्छी नहीं हो सकती और सभी तनाव के कारण उसे नींद आने लगती है, जो बहुत संबंधित है। तभी गोजो उसके पीछे प्रकट होता है और उसे दयालुता से बताता है कि अगर वह यहाँ खुले में सोती है तो वह निश्चित रूप से जुकाम पकड़ लेगी। कोको तुरंत वापस बैठ जाती है, यह दावा करते हुए कि वह सो नहीं रही थी, वह बस बहुत धीरे धीरे झपक रही थी। गोजो उसकी हंसी उड़ाता है और उसे रसोई में उसका पीछा करने के लिए कहता है। कोको खुशी खुशी उसके पीछे जाती है और चूल्हे से आ रही अद्भुत खाने की गंध को महसूस करती है। गोजो ऊपरी शेल्फ की ओर बढ़ता है और उसमें से बर्तन उठाता है, फिर उसे खोलता है और अंदर एक अद्भुत दिखने वाले स्टू को प्रकट करता है। वह कोको को एक कौर का प्रस्ताव देती है और वह खुशी खुशी स्वीकार करती है। एक कौर लेती है और तुरंत व्यंजन के अद्भुत स्वादों में खो जाती है। गोजो उसे मुस्कुराता है और फिर बताता है कि वास्तव में वह फूल जो वह खा रही है तकनीकी रूप से 2 साल पुराना है। उसकी मुस्कान जम जाती है और वह चबाना रोक देती है, यह सोचते हुए कि क्या यह अजीब जादू वाला आदमी उसे जहर देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन गोजो टेमो से उसे चिंता न करने के लिए कहता है, क्योंकि बर्तन हर बार जादू के कारण पूरे व्यंजन को फिर से पकाता है।
वह दावा करता है कि उसे यह सुनिश्चित करने के लिए जादू वृत्त को लगातार फिर से खींचना पड़ता है कि यह सही तरीके से काम करता है, अन्यथा वृत्त बस गायब हो जाएगा। गोजो फिर कुछ याम लाता है और उन्हें मेज पर रखता है। कोको उसे मुस्कुराते हुए देखती है, यह कहते हुए कि उसे यह वास्तव में पसंद है, और गोजो उसे उसके लिए एक बेक करने के लिए कहता है। कोको उसे भ्रमित होकर देखती है, लेकिन गोजो उसे बताता है कि वह अब अपने जादू से आग बनाना जानती है, इसलिए यह बहुत कठिन नहीं होना चाहिए। इसके साथ गोजो कुछ सामग्री तैयार करना शुरू करता है, जबकि कोको बहुत सावधानी से आग के चिन्ह को खींचती है और एक छोटा नियंत्रित आग बनाती है, जो उसे बहुत खुश करती है। इसके साथ वह याम को उठाती है और उसे आग के ऊपर भूनने की कोशिश करती है, लेकिन याम बस इसके माध्यम से गिर जाता है और आग बुझ जाती है। गोजो मुड़ता है और उसे बताता है कि उसे लिविटेशन का चिन्ह भी जोड़ना चाहिए, ताकि याम हवा में तैर सके जबकि इसे भुना जा रहा है। कोको फिर से कोशिश करती है, लेकिन इस बार वह एक बड़ा वृत्त खींचती है, जो पूरी तरह से याम को जला देता है। गोजो उसे मुस्कुराते हुए देखता है और उसे कोशिश करते रहने के लिए कहता है। कोको सिर हिलाती है और इसे जारी रखती। एक जादुई प्रतीक के बाद एक और खींचती है, जो काम नहीं करता है उन्हें फेंक देती है। जब अंततः वह इसे सही तरीके से खींच लेती है और याम आग के अंदर रहता है, धीरे धीरे भुनता है। वह इसे कुछ चिमटे से आग से बाहर निकालती है और गोजो को देती है, जो उसकी सफलता की बधाई देता है और याम को खोलता है, केवल यह देखने के लिए कि यह अंदर से भी पूरी तरह से पका हुआ है। फिर वह कोको से पूछता है कि क्या वह अभी भी सोई हुई महसूस करती है, और वह महसूस करती है कि नहीं। गोजो उसे बताता है कि पानी का जादू वह पहली चीज थी जिसे उसने कभी महारत हासिल की थी, और यह इसलिए था क्योंकि वह पानी और गीले होने से बेहद डरती थी। वह किसी भी धोने के काम से खुद को बाहर निकालता है, लेकिन वह जल्द ही अपने दैनिक जीवन में पानी के जादू को शामिल करने लगा और जल्द ही सीख गया कि जो जादू आप रोजाना उपयोग कर सकते हैं वह सबसे अच्छा शिक्षक है। कोको सोचती है कि वह अपने जीवन में जादू को कैसे शामिल कर सकती है, और गोजो जवाब देता है कि वह खाना बनाना सीखने की कोशिश कर सकती है, क्योंकि अक्सर इसमें कई प्रकार के जादू का उपयोग होता है और यह मजेदार भी है। तभी तिया और रिच दोनों बेक्ड याम की खुशबू को महसूस करते हुए नीचे आते हैं, और तिया तुरंत कहती है कि वह पनीर ग्रिल करेगी, लेकिन गोजो उसे बताता है कि वह चाहता है कि कोको यह काम करे। वे सभी काम पर लग जाते हैं, रात के खाने के लिए एक अद्भुत स्प्रेड तैयार करते हैं, और कोको वास्तव में अपनी आग के जादू का उपयोग करके कुछ पनीर पिघलाने में सफल होती है, एक बहुत छोटे जादू के घेरे को खींचकर। अंततः बर्गर बनाए जाते हैं और कोको सुझाव देती है कि उन्हें बाहर खाना चाहिए। गोजो इसके बारे में सोचता है और पिकनिक का विचार वास्तव में काफी आकर्षक है, इसलिए वह बाकी चीजें तैयार करने के लिए चला जाता है। जब अगेट भी आती है, कोको उससे पूछती है कि क्या वह उनके साथ पिकनिक पर आना चाहती है, लेकिन अगेट को जाहिर तौर पर कठोर दिखना है, इसलिए वह उन्हें बताती है कि वे आगे बढ़ें क्योंकि वह अपने जादू का अभ्यास करते हुए खा लेगी, और वैसे भी बाहर बारिश हो रही है। लड़कियां काफी उदास लग रही हैं क्योंकि मौसम अभी कुछ ही क्षण पहले काफी अच्छा था, लेकिन गोजो पीछे से आता है और पूछता है कि लंबे चेहरे क्यों हैं। वह बस अपने ऊपर एक जादू के साथ बाहर चलता है और उसके चारों ओर सब कुछ धूप और उज्जवल हो जाता है। लड़कियां यह देखकर बहुत प्रभावित होती हैं कि वह क्या कर सकता है, क्योंकि वे सभी उसके साथ अपनी छोटी पिकनिक के लिए चलने लगती है। जबकि हर जगह बारिश होती है, वे एक पत्थर के पुल के नीचे चलते हैं और बैठने के लिए एक लालटेन लगाते हैं। वे सभी स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेते हैं जो उन्होंने लाया है, और जल्द ही बारिश के बादल भी गायब होने लगते हैं। आसमान में एक इंद्रधनुष प्रकट होता है जो कोको के छोटे दिल को खुशी से भर देता है, और वह जमीन पर कूदती है और गोजो और दूसरों को बताती है कि वह अगेट को लाने जा रही है, क्योंकि वह चाहती है कि वह उनके साथ खूबसूरत इंद्रधनुष देखे। वह खेत के माध्यम से दौड़ती है और कार्यशाला में वापस पहुंचती है, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे पर दस्तक देने वाली थी, दरवाजा खुलता है और एक लंबी जादूगरनी एक बेवकूफ दिखने वाली दाढ़ी के साथ घर से बाहर आती है और कोको से पूछती है कि वह कौन है, क्योंकि उसने उसे पहले कभी नहीं देखा। वह सोचता है कि क्या वह किसी प्रकार का संदेशवाहक है, जब गोजो उसके पीछे दौड़ता है, यह कहते हुए कि उन्हें वापस अंदर जाना चाहिए क्योंकि एक तूफान आ रहा है। कोको तुरंत गोजो के पीछे छिप जाती है और आदमी को चिल्लाती है कि वह गोजो की शिष्य है। दाढ़ी वाला आदमी परेशान होता है और गोजो से पूछता है यह लड़की क्या कह रही है और वह कैसे एक शिष्य ले सकता है जबकि वह गया था। गोजो जवाब देता है कि यह थोड़ा अचानक था और परिस्थितियां बहुत अलग थीं, क्योंकि यह लड़की निषिद्ध जादू की शिकार थी। जैसे ही दाढ़ी वाला आदमी निषिद्ध जादू के बारे में सुनता है, उसका व्यवहार और भी ठंडा हो जाता है, क्योंकि वह तुरंत कोको को हाथ से पकड़ता है और उसे बाहर खींचने लगता है, यह कहते हुए कि वह ब्रिम्ड हैट वाले बुरे जादूगरों से कुछ नहीं लेना चाहता और वह कोको को जादूगरों के नाइट्स में बदलने जा रहा है क्योंकि वे उसके साथ निपटेंगे। कोको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जादूगरनी बहुत मजबूत है। लेकिन तभी उनके चारों ओर बारिश रुक जाती है और पानी उनके सामने एक दीवार बनाने के लिए बहने लगता है, क्योंकि गोजो अपने जादू का उपयोग करके जादूगरनी को रोकता है। वह आदमी से कहता है कि भले ही वह एक प्रिय मित्र है, वह किसी को भी कोको को छूने की अनुमति नहीं दे सकता, न ही उसे नाइट्स में बदल सकता है। आदमी हैरान है कि गोजो उस पर जादू का उपयोग करेगा और पूछता है कि यह लड़की कौन है, लेकिन गोजो उसे पहले अंदर आने के लिए कहता है और फिर वे इसके बारे में बात कर सकते हैं। एक बार अंदर रुजो नाम का आदमी आग के पास बैठता है, जबकि गोजो उसे बताता है कि क्या हुआ और वह परेशान हो जाता है। गोजो से पूछता है कि क्या यही कारण है कि उसने एक बाहरी व्यक्ति को जादूगरों की दुनिया में लाने का निर्णय लिया। गोजो शांति से उसे बताता है कि बाहर का एक नाम है। रुजो तुरंत कोको से माफी मांगता है, यह कहते हुए कि वह उसे अपमानित नहीं करना चाहता, लेकिन जादूगरों के लिए कोई अन्य शब्द नहीं है जो जादूगर नहीं है।
गोजो रुजो को कोको से मिलवाता है, यह कहते हुए कि वह गोजो का दोस्त है और यहाँ चौकस नजर के रूप में रहता है। वह समझाता है कि जो जादूगर मुख्य शहरों या जादूगरों के महान हॉल के बाहर रहते हैं, उनके ऊपर एक देखरेख करने वाला होता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे नियमों का उल्लंघन न करें। रुजो उसके कार्यशाला का देखरेख करने वाला है। रुजो अपने सिर को खुजाता है, यह कहते हुए कि यह एक देखरेख करने वाले के रूप में उसका वास्तविक काम है कि ऐसी चीजें न होने दे। लेकिन ऐसा लगता है कि गोजो अब मनाने के लिए तैयार नहीं है। गोजो को एक कटोरा सूप देता है जिसमें कुछ शहद मिलाया गया है ताकि वह शांत हो सके। गोजो समझाता है कि वह उस रात कोको की यादें मिटा देता, लेकिन फिर वे उस जादू की किताब की याद भी खो देते जो उन्हें ब्रिम्ड हैट की ओर ले जा सकती थी। रुजो गुस्से में उसे बताता है कि यह उनका काम नहीं है कि वे बुरे जादू उपयोगकर्ताओं के पीछे जाएं, और यह कुछ ऐसा है जिसे नाइट्स देखभाल करते हैं। कोको उलझन में दिखती है, इसलिए गोजो उसे बताता है कि जादूगरों के नाइट्स मूल रूप से वे लोग हैं जो किसी भी बाहरी लोगों से यादें हटाने के लिए जिम्मेदार होते हैं, बुरे जादूगरों के पीछे जाते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि व्यवस्था बनी रहे। गोजो दावा करता है कि यह उसकी गलती है कि कोको ने जादू का रहस्य सीखा, इसलिए अगर नाइट्स कोको की यादें मिटाने के लिए होते तो उन्हें उसकी यादें भी मिटानी पड़ती, क्योंकि वही कारण है कि उसने कुछ सीखा। रुजो जानता है कि वह ऐसा नहीं होने दे सकता, इसलिए वह उसे बताता है कि वह इसे अभी के लिए छोड़ रहा है, लेकिन अगर कुछ गलत होता है तो वह इसे महान हॉल को रिपोर्ट करेगा। इसके साथ ही वह अपने कमरे में वापस चला जाता है, जबकि गोजो कोको को बताता है कि उसे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसने अपनी जादू के साथ जादुई परीक्षा पास की है। वह सभी से सूखने के लिए कहता है और रात के खाने की तैयारी के लिए चला जाता है। कोको अचानक नोटिस करती है कि उसका पालतू गायब है, इसलिए वह रुजो के कमरे में जाती है जहां वह चुप रहने की कोशिश करती है और फर वाले सांप को खोजती है, लेकिन रुजो उसे देख लेता है और अपने घोंसले से नीचे आता है। वह कोको को उसका पालतू देता है और वह महसूस करती है कि यह किसी तरह से पूरी तरह से सूखा है। तभी रुजो अपने दो अंगूठियों के बीच जादू के घेरे को जोड़ता है और मूल रूप से एक गर्म घास सुखाने वाला बनाता है जो पूरी तरह से कोको को सुखा देता है। वह उसे जाने के लिए कहता है, लेकिन वह यह पता लगाती है कि उसके नीचे का पत्थर जब वह उन पर चलती है तो चमकता है। वह खुशी से चिल्लाती है, यह कहते हुए कि यह वही चीज है जिसने उसे जादू से प्यार में डाल दिया। रुजो उसे बताता है कि यह उसकी कृति है और उसे दिखाता है कि यह कैसे काम करता है, लेकिन कोको खुशी से फर्श पर लौट रही है, यह कहते हुए कि यह उसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण याद है और दिल की गहराई से उसका धन्यवाद करती है। रुजो शर्मिंदा होता है और उसे कमरे से बाहर निकालता है, यह कहते हुए कि वह फिर से अंदर न आए। अगला दिन भी उतना ही नीरस है, क्योंकि पूरे दिन बारिश होती रहती है, जबकि अगाथे अपने जादू का अभ्यास करने की कोशिश करती है, लेकिन बारिश की खिड़की पर गिरने की आवाज से बार बार विचलित होती है। वह तय करती है कि यह अपने आप में एक प्रशिक्षण है, क्योंकि उसे ध्यान केंद्रित करना सीखना है, इसलिए वह अपनी आंखें बंद करती है और एक जादू का चक्र खींचने में सफल होती है जो उसी प्रकाश की किरण को छोड़ती है। अचानक उसे नीचे से कुछ हलचल सुनाई देती है, इसलिए वह जल्दी से नीचे दौड़ती है, केवल यह जानने के लिए कि दरवाजे पर कुछ इंसान है। गोजो से मदद मांगते हुए, क्योंकि बारिश के कारण एक पुल गिर गया है और एक गाड़ी फंस गई है। आदमी होता है कि उसका बेटा उस गाड़ी में है, इसलिए गोजो उसे बताता है कि वह तुरंत वहां होगा। वह अगाथे से कहता है कि सभी को अंदर रखना, लेकिन अगाथे खुद गोजो से कहती है कि उसे अपने साथ ले जाए, यह वादा करते हुए कि वह उसके रास्ते में नहीं आएगी और उपयोगी होगी। गोजो उसे बताता है कि उसे अभी उसे लेना नहीं है, क्योंकि वह अभी भी युवा है और उसने अभी तक अपनी दूसरी परीक्षा नहीं दी है, जो उसे सामान्य लोगों के सामने अपने जादू का उपयोग करने के लिए योग्य बनाती है, जो उस स्थान पर बड़ी संख्या में उपस्थित होंगे। वह अगाथे को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसके हाथों को झटक देती है, यह कहते हुए कि वह इस समय के लिए वर्षों से उस परीक्षा की तैयारी कर रही है और उसने पर्याप्त अभ्यास किया है ताकि वह किसी भी जादू को कर सके जो उसने बाहरी लोगों के सामने सीखा है, जो जादूगर नहीं है। गोजो अभी भी हिचकिचा रहा है, लेकिन वह बोलती है, यह कहते हुए कि उसके शिक्षक के रूप में उसे होना चाहिए, उसे अधिक अनुभव प्राप्त करने के लिए उत्सुक होना चाहिए ताकि वह बेहतर हो सके। गोजो सोचने लगता है कि वह इसे कैसे शांत कर सकता है। छोटा बेवकूफ नीचे, लेकिन तभी रुजो भी ऊपर से आता है, जिसने सब कुछ सुना है और गोजो को बताता है कि वह किसी भी आपात स्थिति के लिए कुछ उपचार जादू और कहीं भी खिड़की तैयार करेगा। वह यह भी दावा करता है कि वह अगाथ को अपने साथ ले जाएगा, जो गोजो को चौंका देता है, लेकिन रुजो उसे शांत रहने के लिए कहता है, क्योंकि ये बच्चे केवल वास्तविक अनुभव से ही सही तरीके से सीख सकेंगे। अगाथ जल्दी से अपनी चादर और टोपी लाने के लिए भागती है और जाहिर है यह सुनकर कि अगाथ जा रही है, रिच और टिया दोनों तय करते हैं कि वे गोजो के साथ जाएंगे। वह ज्यादातर चिंतित है अगाथ के बारे में, क्योंकि उसे पता है कि इतनी कम उम्र में उसने जो कुछ हासिल किया है उसमें खुशी पाने के बजाय वह उन चीजों पर निराश होती है जो वह अभी भी नहीं कर सकती। उसे चिंता है कि ऐसा मानसिकता उसे चलाने के बजाय दौड़ने की कोशिश करने का परिणाम दे सकती है और एक कदम उठाने में उसे खतरे में डाल सकती है, क्योंकि वह बेहतर होना चाहती है। अगाथ भारी बारिश में रुजो के घोड़े पर बैठी है। उसे जल्दी ही एहसास होता है कि उनके नीचे की जमीन बहुत स्थिर नहीं है और उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि वे देख रहे हैं कि वे कहां चल रहे हैं, अन्यथा वे अपनी मौत के लिए गिर सकते हैं। जल्द ही वे एक गाड़ी पाते हैं जो अचानक ऐसी भारी बारिश के कारण बाढ़ में फंस गई है। पानी इतना कीचड़ भरा है कि कुछ और दिखाई नहीं देता, जबकि कुछ सामान्य लोग गिरे हुए पुल के पास मदद की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे ही वे मदद के लिए आ रही जादूगरनियों को देखते हैं, उनके चेहरे खिल उठते हैं, क्योंकि वे गाड़ी पर चिल्लाने लगते हैं कि उन्हें अब चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जादूगरनियां उन्हें बचाने आई है।
रूजो अगात के साथ गाड़ी से उतरता है और उसे अपने जादुई अंगूठियां देता है जो उसने कोको को सूखने के लिए इस्तेमाल की थी, और उसे बताता है कि वहां खड़े लोगों को सूखा रखना है और जब वह ऐसा कर ले तो उसे आगे के आदेशों की प्रतीक्षा करनी है। अगात वास्तव में उस काम से संतुष्ट नहीं है जो उसे दिया गया है, क्योंकि वह चाहती थी अपना असली जादू इस्तेमाल करना, न कि किसी जादुई यंत्र का उपयोग करना। लेकिन रूजो उसे तुरंत रोक देता है और कहता है कि उसे वही करना चाहिए जो वह उसे बताता है। उसे एहसास होता है कि अगात सोचती है कि यह काम उसके स्तर से नीचे है और उसे बताता है कि यही गोजो की चिंता है। वह उसे बताता है कि सबसे बुनियादी काम भी लंबे समय में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और जो लोग अधीर होते हैं वे गलतियां करने के लिए बाध्य होते हैं। वह अपने शब्दों को अटल पर नहीं घुमा रहा है और उसे बताता है कि अगर वह केवल अपना जादू दिखाना चाहती है तो भविष्य में ऐसा करने के लिए और भी अवसर होंगे, लेकिन अभी वे लोगों की जान के साथ काम कर रहे हैं और अगर वह अभी उपयोगी होना चाहती है तो उसे सोच समझकर यह तय करना होगा कि उसका जादू किसके लिए है। यह अगात के साथ अच्छा नहीं जाता, क्योंकि वह यह समझने के बजाय कि वह क्या कहने की कोशिश कर रहा था, यह सोचने लगती है कि उसे फिर से एक अज्ञानी बच्चे की तरह व्यवहार किया जा रहा है। वह सभी प्रशिक्षुओं में सबसे कठिन काम करती है, लेकिन अगर उसे कभी भी यह दिखाने का अवसर नहीं मिलता कि वह क्या कर सकती है तो इसका क्या मतलब है। वह यह तय कर लेती है कि वह साबित करेगी कि वह एक योग्य जादूगरनी है, क्योंकि यही एकमात्र तरीका है जिससे वह अपने शिक्षकों का विश्वास जीत सकती है। इस बीच बड़े लोग व्यस्त हैं। वास्तविक काम में जैसे ही रूजो तेजी से लहरों पर गाड़ी के ऊपर कूदता है, बाल गोजो जो अन्य प्रशिक्षुओं के साथ आया था भी एक जादुई तलवार के साथ कूदता है और पानी के ठीक ऊपर उड़ने लगता है, इससे पहले कि वह अपनी तलवार से आने वाले पानी को आधा काट दे। और फिर वह तलवार को जमीन में गहराई से डालता है जैसे वह एक नकली मूसा हो। रूजो को गाड़ी के अंदर फंसे लोगों को बाहर निकालने का अवसर देता है। दर्शक उन चीजों से हैरान है जो जादूगरनियां कर सकती हैं, जबकि तिया अपनी पूरी कोशिश करती है कि उन्हें पीछे हटने के लिए कहे, क्योंकि चट्टान के किनारे के पास रहना बहुत सुरक्षित नहीं है। रूजो तुरंत पहले बच्चे को पकड़ता है गाड़ी से और सुरक्षितता के लिए वापस उड़ता है। गोजो को बताता है कि एक और बच्चा अंदर है, लेकिन गोजो भी संघर्ष कर रहा है और सोचता है कि उसे अब भी पानी पसंद नहीं है। रूजो जल्दी से वापस आता है और दूसरे बच्चे को पकड़ता है और फिर से उड़ता है। गोजो को बताता है कि वह अब वापस आ सकता है, इसलिए गोजो पानी को काटता है ताकि कुछ दूरी बन सके और फिर वह भी सुरक्षितता के लिए वापस उड़ता है। वे दोनों अन्य लोगों के पास उतरते हैं और बच्चा अपने माता पिता के पास दौड़ता है, जीवित रहने के लिए आभारी, जबकि पिता दिल से जादूगरनियों का धन्यवाद करता है कि उन्होंने उसके बच्चे को बचाया। गोजो उसे बताता है कि उसे इसके बारे में ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, यह दावा करते हुए कि उसके प्रशिक्षु भी यहाँ हैं और वे किसी भी चोट की मदद करेंगे। लेकिन वह मुड़ता है और देखता है कि सभी लड़कियां अपनी जगहों से गायब हैं और वास्तव में उसके जादुई तलवार के चारों ओर हैं, जिसका उसने बाढ़ के नदी को दो में काटने के लिए इस्तेमाल किया था। वह उनके पास जाता है और वे तुरंत एक के बाद एक तलवार के बारे में सवाल पूछना शुरू कर देती है। वह जवाब देता है कि तलवार का नाम रेना क्लीवर है और यह उसकी अपनी मूल जादू है। उसने तलवार के ऊपर कई छोटे जादुई सील बनाए हैं और दावा करता है कि इतने सारे सील के साथ तलवार समुद्र को भी काट सकती है। तिया एक बार तलवार को छूना चाहती थी, लेकिन गोजो उसे बताता है कि वह इसे नहीं छू सकती, क्योंकि जादुई यंत्र और हथियार बेहद मजबूत हो सकते हैं और अगर सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया तो उपयोगकर्ता और उनके आसपास के लोगों के लिए बहुत परेशानी पैदा कर सकते हैं। इसके साथ वह तलवार को उसकी म्यान में वापस रखता है, जबकि रुगियो उसे बताता है कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए ऊपर की ओर जांचने जा रहा है कि कोई और नदी में फंसा ना हो। गोजो सहमत होता है कि यह एक अच्छा विचार है, यह दावा करते हुए कि वह फिर से नीचे की ओर जांच करेगा और तिया को उसके साथ आने के लिए कहता है, जबकि रुगियो रिच को अपने साथ ले जाता है। अगात और कोको को वहां के गांव वालों की देखभाल करने के लिए छोड़ देता है और यह सुनिश्चित करता है कि वे घायल न हो। कोको उस काम से खुश लगती है जो उसे दिया गया है, लेकिन अगात थोड़ी नाराज लगती है। वे जल्दी ही घायलों की देखभाल करने और चोटों पर दवा लगाने लगते हैं, जबकि कोको सोचती है कि उसे जल्दी से अगात के उड़ने वाले जूते ठीक करने और उसे वापस देने की जरूरत है, क्योंकि यही एकमात्र कारण था कि वह जादूगरनियों में से किसी के साथ नुकसान का सर्वेक्षण करने नहीं जा सकी और घायल लोगों की देखभाल करने के लिए छोड़ दी गई। जब वे घायलों के साथ व्यस्त थे, वे अचानक कुछ हलचल सुनते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं कि बेवकूफ बेटा, जो नदी में निश्चित मौत से बचाया गया था, अपने सामान को वापस लाने के लिए नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, जो गाड़ी में फंसा हुआ है। वह पेड़ के चारों ओर एक रस्सी बांधता है और ढलान पर उतरने लगता है, जबकि उसका पिता उसे तुरंत वापस लौटने के लिए चिल्लाता है, क्योंकि किनारा बहुत स्थिर नहीं है। हालांकि बेटा नहीं सुनता और पिता से कहता है कि चिंता न करे, क्योंकि वह नीचे जाता रहता है, जबकि अगात और कोको पिता के पास से देखती हैं, यह सोचते हुए कि वे मदद के लिए क्या कर सकते हैं। अचानक कोको देखती है कि जिस पेड़ से रस्सी बंधी है वह टूट रहा है और इससे पहले कि वह दूसरों को सही तरीके से चेतावनी दे सके, पेड़ गिर जाता है और एक हिस्से के किनारे के साथ एक छोटी भूस्खलन होती है। जब धूल साफ होती है, अगात देखती है कि पिता भयभीत है, क्योंकि उसका बेटा मलबे के नीचे दबा हो सकता है। इस बिंदु पर उसे बचाने का कोई मौका नहीं है। अचानक उसे मलबे में कोको की टोपी दिखाई देती है और चारों ओर देखती है, भयभीत होकर, क्योंकि उसे एहसास होता है कि कोको भी भूस्खलन में फंस गई है और वर्तमान में अपनी जान के लिए लड़ रही है। जैसे ही वह अपने पास के चट्टान को पकड़ती है, जबकि तेज धार उसे नीचे की ओर बहाने की धमकी देती है, वह लड़का जिसने यह सब किया वह भी वहाँ है, लेकिन वह पूरी तरह से बेहोश है, जबकि उसका पिता घबरा जाता है।
उसे नहीं पता कि क्या करना है। जब वह अंततः अगात की ओर मुड़ता है और उसे पकड़ता है, यह पूछता है कि उसे उसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि वह भी एक जादूगरनी है और अपने बेटे को बचाने के लिए अपना जादू इस्तेमाल कर सकती है, जीवन के बारे में चिंता करने के बजाय। कोको और लड़के के वह अचानक सोचती है कि यह उसका मौका है सबको दिखाने का कि वे उसके बारे में गलत थे और वह एक बच्चा नहीं है। शिक्षक अभी यहाँ नहीं है और वह अपने जादू के जूतों के बिना उन्हें नहीं बुला सकती, और चूंकि स्थिति निराशाजनक है, अगर वह दिन को बचाने के लिए जादू का उपयोग कर सकती है तो सभी को विश्वास करना होगा कि वह एक बहुत सक्षम जादूगरनी है। अचानक उसे यह एहसास होता है कि सार्वजनिक रूप से जादू का उपयोग करने का क्या मतलब है, क्योंकि लोग उसके चारों ओर इकट्ठा होने लगते हैं, उसकी जादू का उपयोग देखने के लिए उत्सुक, जो उस पर बहुत दबाव डालने लगती है। यह उसके बचपन को याद करते हुए, और यह कि वह एक ऐसे परिवार से संबंधित है जहां उसे छोड़ दिया गया था क्योंकि उन्होंने सोचा कि उसकी जादू सबसे अच्छी स्थिति में भी औसत है और वह अपने परिवार का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती और केवल शर्म लाएगी। जब कोको की आवाज उसके पास पहुंचती है तो वह महसूस करती है कि दबाव उसे प्रभावित कर रहा है, पूछते हुए कि क्या वह वहां से लड़के की जान बचाने के लिए कुछ कर सकती है। यह अगात को उसकी तंद्रा से बाहर निकालता है और वह एक पल के लिए स्पष्ट रूप से सोचने लगती है, याद करते हुए कि रुजो ने उसे बताया था कि जादू का क्या मतलब है और वह इसे लोगों की मदद के लिए कैसे सबसे अच्छा उपयोग कर सकती। वह कोको से पूछती है कि वहाँ स्थिति क्या है। कोको जवाब देती है कि वह चट्टान पर फंसी हुई है, लेकिन उसके पास धारा धीमी है, इसलिए उसे नहीं लगता कि वह बह जाएगी, लेकिन वह वापस चढ़ भी नहीं सकती क्योंकि चट्टानें बहुत फिसलन भरी है। दूसरी ओर लड़का सबसे अच्छी स्थिति में नहीं है क्योंकि वह बेहोश है और एक विशाल चट्टान के नीचे दबा हुआ है जिसे केवल मानव शक्ति से नहीं हिलाया जा सकता। इसके अलावा उसका पूरा थैला जिसमें उसका जादुई सामान है पूरी तरह से गीला है, इसलिए वह वास्तव में कई जादुई मंत्रों का उपयोग नहीं कर सकती। अगात सोचने लगती है कि वह स्थिति पर नियंत्रण कैसे पुनः प्राप्त कर सकती है, खासकर क्योंकि वह गैर जादूगरों को अपनी जादू का उपयोग करते हुए नहीं दिखाना चाहती। कोको किसी तरह अपने आप को किनारे पर खींच लेती है और अगात से चिल्लाती है कि वह रुजो के हेयर ड्रायर के रिंग उसे फेंके। अगात इसे जल्दी से एक बंडल में डालती है और कोको की ओर फेंकती है, जो इसे पकड़ती है और इसे एक डायसन उपकरण की तरह उपयोग करना शुरू करती है, जिससे उसका थैला पूरी तरह से सूख जाता है ताकि वह फिर से जादू का उपयोग कर सके। हालांकि अगात एक समस्या का एहसास करती है। कोको ने कभी भी अन्य लोगों के सामने जादू करने का अभ्यास नहीं किया है, खासकर जब आपको इसे अपनी चादर के नीचे छिपाना होता है और सही मंत्र को याद करने के लिए शुद्ध स्मृति के साथ जाना होता है। वह सोचती है कि क्या वे दूसरों को उसे मंत्र बनाते हुए देखने का जोखिम उठाते हैं। जब उसे अचानक याद आता है कि अकेली नहीं, वह जल्दी से दर्शकों का ध्यान कोको से हटाकर अपनी ओर खींचती है, क्योंकि वह दावा करती है कि वह गोजो की शीर्ष शिष्य है और अपने चादर के नीचे एक मंत्र को कुशलता से बनाती है और हवा में एक प्रकाश की किरण छोड़ती है, जो शुद्ध प्रकाश से बनी एक पक्षी में बदल जाती है जो उड़ने लगती है और सभी को आश्चर्य में डाल देती है। इस बीच कोको लड़के के पास जाती है और सुनिश्चित करती है कि वह ठीक है, जबकि यह सोचती है कि वह उसे कैसे बचा सकती है। ऊपर लोग जल्दी ही जादू को भुला देते हैं और पूछने लगते हैं कि यह उन लोगों की मदद कैसे करेगा जो नीचे फंसे हुए हैं, जबकि पिता गुस्से में आ जाता है और मुड़ जाता है, यह तय करते हुए कि वह खुद अपने बेटे को बचाने जाएगा। जबकि अगात का दिल टूट जाता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि वह अंततः कोको उसकी जादू का उपयोग करते हुए देखेगा। जैसे ही आदमी मुड़ता है, कोको लड़के के पास आती है अपनी चादर के ऊपर उड़ते हुए और आदमी से कहती है कि उन्हें नीचे खींचे क्योंकि वह खुद ऐसा नहीं कर सकती। नीचे आने पर आदमी अपने बेटे को गले लगाता है, जबकि कोको अगात को गले लगाती है, यह कहते हुए कि वह बहुत डरी हुई थी, लेकिन फिर उसने उस मंत्र का उपयोग किया जो उसने देखा था जब वे ड्रैगन से भाग रहे थे। वह मंत्र जिसने दीवार में एक छेद बनाया, इसलिए उसने उसे उस चट्टान पर उपयोग किया ताकि उसे तोड़ सके और लड़के को वापस। हालांकि वे जश्न मनाने से पहले सफेद रिबन का एक समूह उन्हें चारों ओर से घेर लेता है और उन्हें हवा में खींच लेता है, जबकि एक समूह जादूगरनी अपने टोपी पर पंखों के साथ उनके पास उड़ता है, यह दावा करते हुए कि वे नाइट मोरालेस हैं, मूल रूप से जादूगरनी पुलिस, और यहाँ है क्योंकि किसी ने एक वर्जित मंत्र का उपयोग किया है। अगात दावा करती है कि कोई वर्जित मंत्र का उपयोग नहीं किया गया, लेकिन कोको के साथ नीचे मुड़ जाती है केवल यह महसूस करने के लिए कि न केवल चट्टान रेत में बदल गई है बल्कि पूरा किनारा भी रेत में बदल गया है। पुलिस कोको को उसके करीब लाती है, यह दावा करते हुए कि वह उसे कोई दया नहीं दिखाएगा, और एक अजीब आंख जैसी चीज निकालता है जो कोको की आंखों की ओर बढ़ने लगती है, जबकि वह इतनी डरी हुई है कि चिल्ला भी नहीं सकती। पुलिस कोको से कहती है कि उसे इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार जब उसकी यादें मिटा दी जाएंगी तो वह कुछ भी याद नहीं करेगी, न ही वह डर जो वह अभी महसूस कर रही है, वह बस पूरी तरह से खाली हो जाएगी और फिर से एक बाहरी व्यक्ति बन जाएगी जिसे नहीं पता कि जादू क्या है। अगात प्रतिरोध करने की कोशिश करती है और दावा करती है कि एक गलत फहमी हुई है, लेकिन जैसे ही पुलिस वाले शक्ति के नशे में होते हैं और सुनने से इनकार करते हैं, कोको से जुड़ने वाली थी रिच अचानक कहीं से एक मिसाइल की तरह आता है और जादुई आंख को उसके हाथ से धकेल देता है। नाइट्स भ्रमित होते हैं जब अचानक रिबन जो उन्होंने लड़कियों को पकड़ने के लिए इस्तेमाल किए थे जलने लगते हैं, जिससे कोको और अगात दोनों को उनकी पकड़ से मुक्त कर दिया जाता है क्योंकि वे गिरने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वे जमीन पर गिरते हैं, उन्हें एहसास होता है कि वे उस बादल वाले जादुई मंत्र पर बैठे हैं जिसे तिया ने बनाया है। तिया अगात और कोको के सामने खड़ी होती है, नाइट्स को बताती है कि वे गलत हैं और कुछ गड़बड़ होनी चाहिए क्योंकि को ऐसा कुछ नहीं करेगी।
जब नाइट सोचते हैं कि क्या हो रहा है, वे रिबन को फिर से उत्पन्न करते हैं, यह दावा करते हुए कि समूह बच्चे उन्हें अपना मन बदलने नहीं देगा और वे यहाँ उनके बेकार की छिड़ सुनने के लिए नहीं। रिच परेशान हो जाती है, यह दावा करते हुए कि उसे उन वयस्कों से नफरत है जो सोचते हैं कि बच्चे बिना दिमाग के उपमानव। अचानक एक आवाज पुलिस के नेता के पीछे से बोलती है। जैसे गोजो समय पर पहुंचता है, अपनी जादुई तलवार की नोक को पुलिस वाले की गर्दन पर रखते हुए यह दावा करते हुए कि जो लोग सुनना नहीं चाहते वे बहुत बात करते हैं। वह दावा करता है कि ये बच्चे उसके शिष्य हैं और उन पर एक भी हाथ नहीं उठाने की। पुलिस वाले पूर्व मुड़ते हैं, यह दावा करते हुए कि बच्चे अपने शिक्षक की तरह ही बदतमीज लगते हैं और गोजो पलटकर कहता है कि वह बदतमीज। पुलिस में से एक तुरंत अपनी भाला गोजो की ओर इशारा करता है, लेकिन पूर्व उन्हें नीचे रहने के लिए कहता है, यह जानते हुए कि गोजो आसानी से अकेले ही पुलिस वालों को उड़ा सकता है। इसके बजाय वह करने का निर्णय लेता है और गोजो को बताता है कि एक भू परिवर्तन करने वाला मंत्र इस्तेमाल किया गया था, जिससे क्षेत्र को पूरी तरह से बदल दिया गया, जो उस मंत्र के समान है जिसने डेटा रेंज बनाई जहां शिष्य अपनी परीक्षाएं लेते हैं। वह दावा करता है कि ये मंत्र संधि के गठन से पहले के हैं और युद्ध के कार्य के रूप में माने जाते हैं, जिसका मतलब है कि वह बस अपना काम कर रहा है और क्षेत्र की रक्षा करने की कोशिश कर रहा है। गोजो दावा करता है कि भले ही ऐसा हो, यह उनके लिए किसी की यादें बिना कम से कम उनकी बात सुने लेना उचित नहीं है, और इसके अलावा उसने कभी भी अपने शिष्यों को इस पैमाने पर जादू करने के लिए उपकरण या तकनीक नहीं दी। पूर्व सहमत होता है कि गोजो इन चीजों को नहीं सिखाएगा, लेकिन वह सुझाव देता है कि शायद ब्रिंड कैप्स ने किया। यह गोजो में एक पल की झिझक डालता है, लेकिन गोजो उनसे चिल्लाता है, यह दावा करते हुए कि हवा में झगड़ने के बजाय उन्हें वास्तव में अपनी जादू का उपयोग कर। जल्द ही जादूगरनी पुलिस अपनी रिबन का उपयोग घोड़ों और लोगों को सुरक्षा की ओर खींचने के लिए करने लगती है, जबकि एक पुलिस वाला उस बेवकूफ लड़के के पैरों को ढकता है जिसने भूस्खलन किया, जबकि उसका पिता पूछता है कि क्या यह उसके लड़के को ठीक कर सकता है। जादूगरनी जवाब देती है कि वह नहीं कर सकती और लड़के को वापस जादूगरनी के महान हॉल में ले जाएगी जहां उसका इलाज किया जाएगा, लेकिन पिता जादूगरनी को पकड़ लेता है, यह दावा करते हुए कि उसने उन्हें अपनी रिबन को मरम्मत करते हुए देखा जब वे जल गए थे, और दावा करता है कि उन्हें भी ठीक करने में सक्षम होना चाहिए। लेकिन जादूगरनी किसान से कहती है कि उसे छोड़ दे या वह लड़के को वैसे ही छोड़ देगी और वह उसके साथ जो चाहे कर सकता है। पिता तुरंत पीछे हट जाता है और जादूगरनी से अपने बेटे को किसी भी तरह ठीक करने की भीख मांगता है। पूर्व सभी को क्षेत्र को सील करने और बाहरी लोगों को सुरक्षा में लाने के लिए कहता है और फिर इस पूरे मुद्दे का कारण बने जादू की अपनी जांच शुरू करता है। वह उस किताब को पकड़ता है जिसमें कोको ने चित्रित किया था और पुष्टि करता है कि उसने जो जादुई मंत्र चित्रित किया है वह पूरी तरह से असाधारण और बहुत बुनियादी है, जो निश्चित रूप से इस पैमाने पर कुछ भी नष्ट करने में असमर्थ है। लेकिन वह अभी भी संतुष्ट नहीं है। वह उसका हाथ पकड़ता है और जांचता है कि क्या उसने अपने हाथ पर कुछ चित्रित किया। सवाल यह है कि क्या है। क्या है? उसके हाथ में कुछ भी नहीं है, क्योंकि ब्रिम वाले टोपी अक्सर अपने शरीर पर जादू का उपयोग करते हैं ताकि जादू को बढ़ा सके, लेकिन उसे केवल स्याही के धब्बे और फफोले मिलते हैं जो यह दर्शाते हैं कि कोको वास्तव में एक शुरुआती है। वो जो अंदर आता है और दावा करता है कि ईस्ट ने काफी देखा है, लेकिन ईस्ट अभी भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। वह एक धमकी के साथ जाता है, यह दावा करते हुए कि वे इस क्षेत्र में एक जांच शुरू करने जा रहे हैं और अगर वे पाते हैं कि गोजो और उसके शिष्य इस घटना से जुड़े हैं तो वे उन पर कोई दया नहीं करेंगे। जब नाइट्स चले गए, गोजो राहत की गहरी सांस लेता है, क्योंकि वह वास्तव में नहीं जानता था कि अगर वे पीछे नहीं हटते तो क्या होता, और यह आ गया। एक लड़ाई में वह तुरंत लड़कियों से माफी मांगता है, यह दावा करते हुए कि उसे उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था, लेकिन साथ ही कोको और एगेट को बताता है कि आज जो उन्होंने किया वह उनके चारों ओर के लोगों के लिए बहुत खतरनाक था। वह दावा करता है कि अगर उनमें से किसी ने रहस्य सीखा तो सभी की यादें खो जाएंगी, ताकि कोई भी यह न याद रख सके कि जादू क्या है। और यह एक भयानक बात है, क्योंकि यादें ही एक व्यक्ति को बनाती हैं और उनके बिना एक मानव बस एक खाली होल बन जाएगा। एगेट और कोको दोनों उससे माफी मांगते हैं और एगेट सोचती है कि इस वजह से उसे शायद जल्द ही दूसरे परीक्षण में भाग लेने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन उसकी आश्चर्य की बात है, वो जो दावा करता है कि भले ही यह खतरनाक था, वे बिना किसी को रहस्य सीखे जादू करने में सफल रहे। इसलिए वह एगेट को बताता है कि वह जल्द ही उसके दूसरे परीक्षण की व्यवस्था करेगा और अगर वह उसे पास कर लेती है तो वह उसे बाहर के कामों में साथ ले जा सकेगा। एगेट बहुत खुश है और गोजो का धन्यवाद करती है, जो उससे वादा कराता है कि वह परीक्षा पास करने से पहले लोगों के सामने अपना जादू नहीं करेगी, और वह सहमत होती है। तिया यह बताने लगती है कि वह भी परीक्षा में भाग लेना चाहती है, लेकिन गोजो दावा करता है कि वह कई कदम पीछे है और उसे और भी अधिक बुनियादी बातों पर काम करने की आवश्यकता है। एगेट तुरंत ओट को वापस जाने और अपने परीक्षण के लिए अभ्यास शुरू करने की इच्छा करती है, लेकिन गोजो बस क्षेत्र को ऐसे नहीं छोड़ सकता। इसलिए रुजो और उसकी विशेष कलम की मदद से, जिसमें किसी भी चीज पर लेखन जलाने की क्षमता है, वे एक मजबूत संकुचित रेता पुल बनाने में सफल होते हैं और यह नदी को फिर से बहने का रास्ता बनाता है, जैसा कि यह स्वाभाविक रूप से करता था, जबकि यह सुनिश्चित करने के लिए देख रहा था कि पानी ठीक से बह रहा है।
वह कोको की टोपी और स्याही की बोतल जमीन पर देखता है, इसलिए वह उन्हें उठाता है और कोको को वापस देता है। उसे बेहतर देखभाल करने के लिए कहता है, जब वो कहती है कि उसकी स्याही की बोतल जादुई होनी चाहिए क्योंकि स्याही अपने आप पूरी हो गई है, भले ही उसने आज इसका उपयोग किया हो। गोजो तुरंत उसके हाथ से स्याही लेता है ताकि उसे देख सके और तुरंत महसूस करता है कि कुछ गलत है। वह कोको से पूछता है कि क्या यह वही स्याही की बोतल है जो उसने दुकान से खरीदी थी, और वह सिर हिलाती है। वह तुरंत रूजो की ओर मुड़ता है और उसे बताता है कि लड़कियों को कार्यशाला में वापस ले जाए, जबकि वह कोको को पास के जादूगर के शहर में ले जा रहा है क्योंकि उसने उस दिन उसे एक कलम नहीं दी थी। इसके साथ वह कोको को अपने साथ ले जाता है क्योंकि उसे दुकान के मालिक के साथ कुछ जांचना है। लेकिन जब वे दुकान के पास जादूगर के शहर में पहुंचते हैं तो उसे एहसास होता है कि दुकान बंद होनी चाहिए क्योंकि दरवाजा और बाकी सब पूरी तरह से गायब हो गए हैं। सौभाग्य से दुकान के मालिक का शिष्य एक काम से वापस आ रहा था और गोजो को देखता है, इसलिए वह तुरंत दीवार पर एक हैंडल लगाता है और यह फिर से दरवाजे में बदल जाता है, उन्हें अंदर जाने देता है। कोको देखती है कि दुकान के अंदर पूरी तरह से बदल गया है और लड़का जवाब देता है कि अलग अलग दरवाजे के नॉब अलग अलग कमरों में जाते हैं और इसलिए लेआउट अलग दिखता है। लड़का गोजो को बताता है कि उसका दादा तीसरी मंजिल पर है, लेकिन कोको को उसके पीछे आने से रोकता है, यह दावा करते हुए कि उसे उसके साथ आना चाहिए क्योंकि उसके पैर में एक कट है और वह इसे कीटाणु रहित करेगा और सुनिश्चित करेगा कि यह साफ है। कोको इतनी सुंदर बोतलें और पाउडर देखकर हैरान है और उन सभी के बारे में सवाल पूछने लगती है, जबकि लड़का जवाब देता है कि उनका उपयोग विभिन्न स्याही बनाने और उनके प्रभाव को बदलने के लिए किया जाता है। इस बीच गोजो तीसरी मंजिल पर पहुंचता है और दुकान के मालिक को काम में व्यस्त पाता है, जो अभी भी यह समझने की कोशिश कर रहा है कि तिलस पर किस प्रकार की स्याही का उपयोग किया गया था जिसे उन्होंने पिछले बार यहाँ से निकाला था। वह गोजो को बताता है कि उसने अभी तक यह नहीं समझा कि किस संयोजन का उपयोग किया गया था जब गोजो स्याही की बोतल निकालता है और उसे सौंपता है। दुकान का मालिक तुरंत इसे देखना शुरू करता है और उत्सुकता से जवाब देता है कि इस स्याही का रंग और बनावट तिलस पर उपयोग की गई स्याही के साथ लगभग मेल खाती है। तभी उसे एहसास होता है कि बोतल उसकी अपनी दुकान की है और वह भ्रमित हो जाता है। हालांकि गोजो तुरंत बोतल को पकड़ता है और एक पर्चे पर एक जादुई मुहर बनाने लगता है, जबकि दुकान का मालिक उसे रोकने की कोशिश करता है, यह दावा करते हुए कि यह खतरनाक हो सकता है। जमीन पर कोको लड़के से विभिन्न रंगों के बारे में पूछती है और वह नामों और उपयोगों को समझाता है। कुछ का उपयोग प्रभाव के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए किया जाता है, कुछ सक्रियण के समय को बदलने के लिए, कुछ जादू की मुहर को कुछ समय बाद गायब कर देते हैं और अन्य इसे वास्तव में कैसे व्यवहार करते हैं, इसे बदलते हैं। कोको एक ऐसी जगह पर होने के लिए बहुत खुश है जो उसके लिए बहुत जादुई लगती है और दावा करती है कि वह यहाँ हमेशा रहना चाहती है, जो लड़के को भ्रमित करता है क्योंकि कोई भी जादूगर केवल एक स्टेशनर नहीं बनना चाहता। कोको ऊपरी शेल्फ पर एक चमकीला लाल पाउडर देखती है और लड़के से पूछती है कि वह क्या है। लड़का वास्तव में इसे नहीं देख पाता, इसलिए वह एक सीढ़ी उठाती है और उसके ऊपर चढ़ जाती है। तभी एक चमकीली रोशनी कमरे को पूरी तरह से भर देती है जो उनके ऊपर जादुई जादू के कारण होती है, जिससे सब कुछ जमीन पर गिर जाता है। कोको राहत महसूस करती है कि कोई भी जार टूटे नहीं, लेकिन लड़का भयभीत है, यह दावा करते हुए कि अब सभी लेबल मिल गए हैं। कोको दावा करती है कि वे बस लेबल बदल सकते हैं और पूछने लगती है कि कौन सा रंगीन पाउडर क्या करता है, लेकिन लड़का उसे चिल्लाकर बताता है कि उसे नहीं पता क्योंकि उसने केवल उन्हें शेल्फ पर उनके स्थान से याद किया। फिर वह बस उसे टोपी देता है और उसे अभी के लिए जाने के लिए कहता है क्योंकि वह कुछ नहीं कर सकती। ऊपरी मंजिल पर दुकान का मालिक फर्श से उठता है और गोजो की ओर दौड़ता है जो जमीन पर भी था, उसे बताता है कि उसे सुनना चाहिए था। दुकान का मालिक इस बात से हैरान है कि इतनी छोटी जादू ने इतनी बड़ी प्रतिक्रिया पैदा की, लेकिन गोजो ने महसूस किया कि यह बोतल एक जुड़ी हुई बोतल है। ब्रिम वाले टोपी में से एक ने बोतल के अंदर एक छोटी सी मुहर जोड़ी होगी जो इसे एक अलग बोतल से जोड़ती है और वे बस इस स्याही के अंदर कुछ योजक जोड़ सकते हैं ताकि उपयोगकर्ता और आसपास के क्षेत्र को बेजोड़ नुकसान पहुंचा सके। वह समझता है कि कोको ने जादू करने के लिए वही स्याही का उपयोग किया और यही कारण है कि इसने इतनी तबाही मचाई, लेकिन अब उसके पास अंततः ब्रिम वाले टोपी से एक लिंक है। दुकान का मालिक घबरा जाता है, यह दावा करते हुए कि यह उसके वेतन ग्रेड से ऊपर है और उसे ग्रेड हॉल को सूचित करना चाहिए, लेकिन गोजो उसे बताता है कि वह इस बारे में किसी को एक शब्द भी न कहे। दुकान का मालिक पीछे हटने लगता है, गोजो से पूछता है कि वह क्या करने की योजना बना रहा है, और जब गोजो को एहसास होता है कि दुकान का मालिक उसकी योजनाओं से सहमत नहीं हो सकता है तो वह बस अपनी जादू का उपयोग करता है ताकि गोजो के आने की याददाश्त को पूरी तरह से हटा सके। बोतल के साथ शाम होते होते वह दुकान से कोको के साथ बाहर आता है और उसे नई स्याही और अन्य चीजों से भरा एक बैग देता है, यह दावा करते हुए कि उसने गलती से उसे बहुत महंगी स्याही खरीद दी, इसलिए इसके बजाय उसने उसके लिए यह लिया। कोको खुश है, जबकि गोजो उसे अपनी बाहों में पकड़ता है, यह वादा करते हुए कि वह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी उसे चोट न पहुंचाए जब तक वह उसकी शिष्य है।